तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक नया मानवा स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फॉर्मलेस फॉर्म। और हाँ, मेरे को मालूम है कि इसे बहुत लोगों ने एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। और रही बात मल्टी स्किल कलेक्टर मानवा की, तो मैं उसे आगे एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा है मेरे को। वैसे मैंने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन एडिट करने समय मेरे को बहुत ही बोर फील हो रहा था। और भाई लोग देखो, इस मानव को अभी तक किसी ने पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया। उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे इस चैनल से इस मानव को वॉच करेंगे। और देखो भाई लोग, 1 घंटे की वीडियो बना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और आजकल तो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेशन भी फील हो रहा है क्योंकि ये जो एआई वॉइस वाले एक्सप्लेनर है, वो सभी एक्सप्लेनर के मार के रखे हैं। ये सभी के सभी एक बार में 11-11 घंटे या 12 घंटे की वीडियो अपलोड कर देते हैं, और उसके बाद आप लोग का भी मन बहक जाता है और आप लोग डिमांड करने लगते हो लंबे वीडियो के लिए। मेरे को तो लगता है कि वो पहले वाला टाइम ही सही था जब एआई नहीं था, क्योंकि उस समय लोग मेहनत करके वीडियो बनाते थे और उसके अच्छे खासे व्यूज भी आते थे। मैं बस आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जितने भी ओजी वॉइस एक्सप्लेनर है, आप उन सभी को थोड़ा सपोर्ट करो। बाकी मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और अपने इस मानवा का स्टार्ट करते हैं। मानवा की शुरुआत होती है, हम देखते हैं दो बंदों को जो कि काली अंधेरी रात में सुनसान सड़कों पर चल रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदे ने अपने हाथ में एक लगेज लिया हुआ होता है। तभी वो एक दूसरा व्हाइट शर्ट वाला बंदा बोलता है, मैंने देखा कि तुमने अपना लगेज लेके आया, तो क्या तुम आज ही शिफ्ट होने वाले हो। तभी वो लगेज वाला बंदा बोलता है कि मेरे को इस सिटी में काम करने के लिए असाइन किया गया है और मेरे को कल जल्दी रिपोर्ट भी करना है। तभी वो व्हाइट शर्ट वाला बंदा बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जिसकी मुलाकात मेरे से हुई। ये फ्लेट तुम्हारे मनी के हिसाब से पूरी तरह वर्थ इट है। तभी हमें दिखाया जाता है एक नेम प्लेट को, जिस पे लिखा होता है सांडान युआन। तभी वो लड़का उस घर को देख के पूरी तरह हैरान हो चुका होता है। तभी वो बोलता है कि ये बिल्डिंग देखने से ऐसा लग रहा है कि ये 20 सालों से ऐसे ही वीराना पड़ा हुआ है। तभी वो व्हाइट शर्ट वाला बंदा हंसते हुए बोलता है, चिंता मत करो, अपना बैग उठाओ और अंदर जाओ, ये घर पूरी तरह क्लीन है और उससे भी ज्यादा इसका रेंट केवल 800 ही है। तुम हमारे ऊपर पूरी तरह भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारे सेटिस्फेक्शन की गारंटी लेता हूँ। तभी वो लड़का बोलता है कि चलो फिर ठीक है, वैसे भी मेरे को केवल यहाँ पे 2 मंथ ही रुकने हैं। और इतना बोलते वो उस घर के अंदर एंटर हो जाता है और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं उधर व्हाइट शर्ट वाले बंदे को, जो कि एक क्रीपी सी लुक दे रहा होता है और डोर को बाहर से अंदर से क्लोज कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक फ्लोर पे आके रुक चुके होते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप लोग इसकी स्टार्टिंग के चैप्टर्स देख के इसे जज मत करना, क्योंकि आगे जाके बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। व्हाइट शर्ट वाला बंदा बोलता है, तो फिर ठीक है, ये रहा आपका रूम, और उसे उस रूम की दे देता है। वो बंदा बोलता है कि आपका शुक्रिया और सॉरी कि मैंने आपको आधी रात को परेशान किया। वो बंदा बोलता है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कल मैं सुबह को आपको इस हाउस का कॉन्ट्रैक्ट पेपर ला के दे दूंगा। वो बोलता है कि ठीक है, आपका ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप मुझे जल्दी ला के दे दें, क्योंकि मुझे कल सुबह सुबह ही रिपोर्ट करने के लिए जाना है। इतना बोलते ही वो बंदा अंदर तक चला जाता है और वो अंदर से डोर को लॉक कर देता है। इधर हम देखते हैं उस बंदे को जो कि कुछ गलत ही लुक दे रहा होता है और बोलता है कि सच में मैंने ये कर दिया, और खुश हो जाता है और बोलता है कि फाइनली फाइनली मैंने इस रूम को रेंट पे दे ही दिया। और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि इस बार मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी था कि हमारी डील आधी रात को हुई, क्योंकि अगर ये सुबह को होती तो वो ओल्ड लेडी फिर से अपना नाक गड़ाने के लिए आ जाती और वो सभी से बोलती कि इस रूम में एक भूत रहता है। सच में वो बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी है। आखिर इस दुनिया में ऐसा कुछ कैसे हो सकता है कि घोस्ट जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हो। और वो बोलते बोलते मतलब सोचते सोचते सीढ़ियों के नीचे ही चल रहा होता है। उसके पीछे से हम देखते हैं कि किसी की हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं उस बंदे के पास जो कि पूरी तरह थके बिस्तर पे लेटा हुआ होता है और बाहर की तरफ बारिश हो रही होती है। तभी वो बारिश का पानी उसके फेस पे भी आके गिर रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं वहां पे एक परछाई सी आ जाती है और उस परछाई की केवल हमें इस समय हाथ दिखाया जा रहा होता है और बाहर की तरफ बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है और बिजलियां कड़क रही होती है। तभी हम उस परछाई को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़े आकार का होता है और डरावना भी होता है। तभी पूरी तरह अंधेरा हो जाता है और कोई किसी से बोलता है कि हे जग जाओ, हे मिस्टर जगते क्यों नहीं। तभी कोई दूसरा बंदा बोलता है कि हे पुलिसमैन, आप किसी बंदे को ऐसे नहीं जगा सकते। इधर हम देखते हैं कि ये वही ब्रोकर होता है जिसके ऊपर मतलब गाल पे एक तमाचा पड़ा हुआ होता है और वो वहां पे उसकी आंखें खुल चुकी होती है। हम देखते हैं उसके सामने एक बुढ़ी औरत खड़ी होती है जिसको जो कि एक डरावना फेस बना के खड़ी हुई होती है, जिसे देख के वो ब्रोकर भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो उस पुलिसमैन से बोलती है कि देखा, ये जग गया। तभी वो ब्रोकर उस बुढ़ी औरत से बोलता है कि ओह ग्रैनी, आप हैं, आपसे मेरा बहुत समय हो गया है, क्या आप मेरे को डरा के मारना चाहती हो कि आप मेरे इतने करीब आ चुकी हो। और वो अपने गाल पे हाथ रखते हुए बोलता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल था, लेकिन आखिर क्या हुआ। तब वो पुलिसमैन अपने हाथ में एक स्लिप निकाल के कुछ लिखना चालू कर देता है और बोलता है कि मेरे पास एक रफ आइडिया है कि आखिर इस सिचुएशन में क्या हुआ है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जैसे ही तुम सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे तो तुम्हें किसी ने धक्का दे दिया था। तभी वो बंदा अपने गले पे हाथ रखते हुए बोलता है कि हाँ, ये बहुत ही दुख की बात है कि यहाँ पे इस बिल्डिंग में कोई भी सर्विलेंस कैमरा नहीं है। तभी वो कुछ देख के घबरा जाता है। ये ग्रैनी होती है जो कि अपने बड़े बड़े आंख करके उसकी तरफ देख रही होती है, जिसे देख के वो और भी ज्यादा घबरा चुका होता है। उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वो उससे बोलता है कि ग्रैनी, आप मुझे इस अजीब तरीके से क्यों घूरे जा रही हो। तभी वो ग्रैनी उससे बोलती है कि तुम्हारे नजरिए में क्या केवल पैसा ही सब कुछ है। मैंने तुमसे पहले ही ये बोल रखा है कि उस रूम में कुछ न कुछ एविल जरूर है, आखिर तुम उसमें लोगों को क्यों बुला रहे हो। तभी वो ब्रोकर बोलता है कि आखिर आप किस जमाने में जी रही हो, इतना अंधविश्वासी
ये बनना सही बात नहीं है। अगर आप ये बात मेरे उस किराएदार को भी बोलोगी तो वो भी इस बात पे भरोसा नहीं करेगा। तभी वो ग्रैनी गुस्से में आते हुए उससे बोली, क्या तुम अभी भी ऐसा बोलने की हिम्मत कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी वजह से ही मारा जा चुका है। जिससे सुन के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है, क्या क्या वो मारा जा चुका है? ग्रैनी बोलती है कि हाँ ये सही है, क्योंकि वो उस हंटेड रूम में जा चुका है। इधर हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पे वो लोग भी बात कर रहे होते हैं, क्या वो उस हंटेड रूम की वजह से मारा जा चुका है? दूसरा बंदा बोलता है कि चलो भी मेरे से ये बकवास बातें मत करो, मैंने सुना कि वो हार्ट अटैक आने की वजह से मारा जा चुका है। इधर हम देखते हैं कोई उन सभी को बाहर की तरफ से देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि डीमन पावर ऑरा, यहाँ तक कि मैं यहाँ से कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा आया होता है जो कि होता है हमारा एमसी। वो बोलता है कि सच में ये कंडीशन थोड़ा मेरे लिए ट्रबलसम हो सकता है। तभी वो अपना हैंड साइन, अपना हाथ से कुछ हैंड साइन बनाना चालू कर देता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरे को अपना चीट यूज करना ही पड़ेगा, और अपने मुंह को परफॉर्म करते हुए बोलता है कि गोल्डन नीदर आई, जिससे कि उसकी आंखें चमकना चालू हो चुकी होती है और वो रूम को पूरी तरह एग्जामिन करना चालू कर देता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि उन सभी का इन्वेस्टिगेशन उतना वर्क नहीं कर रहा। वैसे भी अगर ये इतना ज्यादा सिंपल होता तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता। तभी उसे अचानक से कुछ फील होता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे एक क्यूट सा बच्चा आया हुआ होता है जो कि लॉलीपॉप चूस रहा होता है। वो एमसी को बोलता है, भैया भैया मैंने आपके अभी अभी हैंड जेस्चर्स को देखा, क्या आप नारुतो के फैन हो? एमसी भी हमारा देख के उसे हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या क्या ये बच्चा है? सच में मुझे तो लगा था कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ। तभी वो बच्चा अपने नाक के मक्खन अपने लॉलीपॉप में लगाते हुए छाटता है और बोलता है कि क्या आपने अभी भी निंजुत्सु का इस्तेमाल किया? मेरे को भी वो आता है। उसे देख के तो एमसी के भी तोते उड़ चुके होते हैं और बोलता है कि हे भगवान, उसने अपने 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 मक्खन को चाट लिया। तभी अचानक से वो बच्चा पूरी तरह सीरियस हो जाता है और बिना पलके झपकता है अपने हाथों को तेजी से मूव करना चालू कर देता है, जिसे देख के एमसी पूरी तरह सुन्न पड़ा हुआ होता है। वो उस बच्चे से बोलता है कि हे बच्चे, मैंने देख लिया, सच में तुम बहुत ही ज्यादा औसम हो। हम इधर देखते हैं कि वो बच्चा रुका नहीं होता, वो लगातार अपने हैंड को मूव किए जा रहा होता है और उसके बॉडी से ऑरा निकल रहा होता है। तभी इधर धीमी धीमी आवाज में हमारा एमसी बोलता है कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम अभी स्टॉप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत ही तबियत से पीटने वाला हूँ। और हाँ, उसके मुंह से उसका लॉलीपॉप अभी तक निकला नहीं है। वो अपनी आंखों से सामने की तरफ देखने लगता है और बोलता है धीरे से, वाटर एस्केप, और जोर से थूकता है जिससे कि उसकी लॉलीपॉप उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि एमसी भी वहां से तेजी से निकलना चालू कर देता है। तभी वो प्राउड फील करते हुए घूमते हुए एमसी से बोलता है कि बिग ब्रदर, आखिर ये कैसा था? लेकिन हमारा एमसी वहां से गायब हो चुका होता है पहले। वो बच्चा बोलता है कि आखिर वो कहाँ चले गए, और हाँ, और वो मेरा लॉलीपॉप आखिर वो कहाँ है? सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। मुझे अभी भी उस चॉकलेट में से अपने फ्रेंड को जो कि स्कूल में है, मेरा इंतजार कर रहा है, उसे शेयर करना था। इधर हम देखते हैं एमसी को जो कि एक बिल्डिंग पे जाके बैठा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है कि नादान बच्चे, मैंने जो अभी अभी यूज किया उसे निंजुत्सु नहीं, उसे टाओइज्म आर्ट कहते हैं। तभी वो मेन टॉपिक पे आ जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि यहाँ तक कि उन्होंने अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया, जबकि वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड होकर भी उसे सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो कि 5 दिनों से रुके यहाँ पे सब कुछ जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहा है, उसे भी अभी तक कुछ नहीं देखने को मिला। यहाँ तक कि मेरा डीमन आई, मतलब गोल्डन नीदर आई, यहाँ तक कि मेरा गोल्डन नीदर आई, उसने अभी तक किसी भी डीमन ऑरा के ट्रेस को सेंस नहीं किया है। अब ऐसा लगता है कि मेरे को फोर्सफुली उसे बाहर बुलाने के लिए पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ से एक प्लान के साथ चलना होगा जिससे कि मैं उसे बाहर बुला पाऊँ और अच्छी खासी उसे दवाई दे सकूं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है दूसरे दिन के। इधर हम देखते हैं कि वो ही ब्रोकर अपने ऑफिस में बैठा होता है और बोल रहा होता है कि वो बंदा अपने हार्ट अटैक की वजह से मरा हुआ है, आखिर इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है? अब मेरे को एक स्टेटमेंट लिखने के लिए बोला गया है। मेरा ये दोपहर का समय इसकी वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। सच में मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ। इस बार का परफॉर्मेंस अवार्ड मेरे हाथ से निकल चुका है। इधर हम देखते हैं बाहर गेट की तरफ कोई आ चुका होता है और वो उसे बोल रहा होता है कि हेलो। हम देखते हैं कि एक लड़की होती है। तभी वो ब्रोकर उस लड़की से बोलता है कि क्या आप यहाँ पे कोई रूम ढूंढ रही है रहने के लिए? तभी वो अपने सामने उसकी शक्ल को देख के पूरी तरह ब्लश करने लगता है, मे भी उसके पिकाचू के शक्ल के सामने। तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि मैं उस हंटेड फ्लैट को रेंट पे लेना चाहूंगी। वो बंदा अपनी लाट टपकाते हुए उससे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन 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 वो फ्लैट कल रात को ही, वो हकलाते हुए ऐसा बोलता है। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ मैंने उसके बारे में सुना है। वो बंदा बोलता है लेकिन तो फिर जाके तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहती हो? वो उससे बोलती है क्योंकि क्योंकि मैं वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करना चाहती हूँ। उसकी जवाब सुन के ब्रोकर भी हैरान होता है और बोलता है कि आजकल की लड़कियां अपनी जिंदगी से ज्यादा पैसों को महत्व देती हैं। सीन शुरू होता है उस घर की तरफ जहाँ पे लड़की बोल रही होती है कि अंकल आपका शुक्रिया चाबी देने के लिए। वो बंदा बोलता है तो फिर ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, अच्छे से रहना। इधर वो लड़की उस रूम के अंदर एंटर कर चुकी होती है और बोलती है तो फिर यही वो रूम है जिस रूम के अंदर वो बंदा मारा जा चुका था। तभी हम देखते हैं कि वो एक टेबल के पास जाके बैठ जाती है और बोलता है कि एनीवे, पहले
मैं अपना पेट पूजा करना चाहूंगी। वैसे भी ये नूडल्स बहुत ज्यादा टेस्टी है, जिसने भी इस नूडल्स को बनाया होगा वो बहुत ही ज्यादा सही बंदा होगा। तभी हम इधर टेबल के नीचे देखते हैं कि उसकी पैरों की तरफ एक हाथ बढ़ रही होती है। तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और उस टेबल से उतर के अपने बेड की तरफ जाती है और अपने बैग से कुछ एक पोस्टर टाइप का निकाल लेती है। हम देखते हैं कि एक पर्सन का पोस्टर होता है और वो उसे दीवार पे चिपकाना चालू कर देती है। वो बोलती है कि सच में तो इसके बारे में भूल ही गए थे, ये है मेरा राइजिंग स्टार। यहाँ पे वही के पॉप वाले ड्रामा चल रहा होता है लड़कियों का। इधर हम देखते हैं कि उसने केवल एक ही पोस्टर नहीं लाया होता, उसने बहुत सारे पोस्टर लाए हुए होते हैं, जो कि एक दरवाजे पे चिपकाती है, एक विंडो पे चिपकाती है। तभी वो ऊपर के फ्लोर की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि क्या आखिर वो क्या है, आखिर यहाँ पे अंधेरा क्यों है। तभी अचानक से उसको कबर्ड की तरफ से हंसने की धीरे धीरे आवाज आने लगती है। वो घबराती हुई बोल रही होती है कि कौन है वहां पे। मैंने तुम जैसे परवर्ट्स को ठिकाने लगाने के लिए पहले आइटम्स रख रखा होता है, लेकिन उस दरवाजे से कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रही होती है। वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बाहर की तरफ आओ। तभी वो अपने सामने कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके सामने दिखाई देता है एक भूतिया चेहरा, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वो अपने पूरी फॉर्म में आ जाती है और बोलती है तो फिर तुम यहाँ पे छिपे हुए हो। तभी हम देखते हैं कि वो अपने बैग में हाथ डालती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि अब यहाँ पे तुम्हारे चमकने का समय आ चुका है। हम देखें कि उसके बैग से एक कॉवी जैसा कुछ निकल के बाहर आता है और वो उस कबर्ड के अंदर चला जा चुका होता है। और तभी वो लड़की उस कबर्ड को बाहर से बंद कर देती है। उस कबर्ड के अंदर से आवाज आ रही होती है कि मेरे को जाने दो, मेरे को बाहर जाना है, दरवाजा खोलो। तभी हम देखते हैं कि वो दरवाजा बहुत तेजी से बम करके टूट जाता है। वो क्रो बहुत तेजी से उस लड़की की तरफ आता है। तभी हम देखते हैं उस लड़की को, जो कि अपने बैग को खोल के उसे उस पक्षी को अपने बैग के अंदर डाल देती है। वो एक स्टाइलिश पोज में खड़े हुए मतलब तभी वो एक स्टाइलिश पोज में खड़े होते हुए बोलती है कि मेरा प्रीसियस 4 o'clock रो। वो किसी भी डीमन को अपने ट्रू सेल्फ में आने पे मजबूर कर देता है। तो फिर अब आखिर तुम जल्दी क्यों नहीं करते, अपने बम को यहाँ पे लेके आओ घसीटते हुए। इधर हम देखते हैं उस घोस्ट को, जो कि उस लड़की की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है और घुराते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपना एक बड़ा मुंह खोलता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की एक लापा खींच के उसके गाल पे देती है और बोलती है कि क्या तुम अभी भी एक्टिंग कर रहे हो। वो उसके चेहरे पे मुके और लात बरसाना चालू कर देती है और बोलती है कि तुम्हारे इस चिल्लाने और रोने की वजह से आसपास के रहने वाले पड़ोसी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो अपने कंटेंट को दबाते हुए बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ज्यादा मीट बॉल्स को देर तक नहीं संभाल पाऊंगी अपने चेस्ट पे, मतलब कि ये हमारा एमसी ही होता है। तभी वो घूस चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी एमसी बोलता है कि अब ना आए ना अपने असली औकात पे, मेरे को पूरी तरह 100% श्योरिटी है कि तुम एक लो लेवल के स्पिरिट हो बिना किसी रियल अटैक और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से तुम मेरे ट्रू सेल्फ को नहीं देख पाए इस स्किन के अंदर के। तभी हम देखते हैं कि एमसी अपने एक फिंगर को आगे की तरफ करता है और बोलता है रिमूव। उसके बॉडी से वो सारा स्किन उसके फिंगर की टिप पे पहुंचना चालू हो चुका होता है और देखते ही देखते वो एक बॉल जैसा कन्वर्ट हो चुका होता है। इधर उस घोस्ट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर एमसी कर क्या रहा है। तभी उस बॉल को पकड़ते हुए एमसी बोलता है कि मैं हूँ याओ चैंग सी से, मेरा नाम लू चैंग है और मेरे को सभी डीमन कैचिंग चैंपियन के नाम से जानते हैं। वो डीमन बोलता है हैरान होते हैं क्या याओ चैंग सी। अब मैं आप सभी को बता दूं कि याओ चैंग सी नाम डीमन सिटी नाम से रिजॉल्व करता है, मतलब दोनों बराबर मिले जुले ही है। तभी एमसी उससे बोलता है कि चूंकि तुम अपने डीमन ऑरा को हाइड कर सकते हो तो मेरे को लगा था कि तुम शायद कोई लस्ट वाले स्पिरिट हो गए। इस जस्ट में बहुत ही ज्यादा सेम की बात है कि मेरे को एक लड़की के तौर पे ज्यादा देर तक डिस्गाइज करने का मौका नहीं मिला। क्योंकि मेरा ये गोल्डन निद्र है तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारा ये हाइडिंग का टैलेंट उस बंदे से भी बहुत ही ज्यादा बेटर है। हालांकि अगर अटैक पावर की बात करें तो मैं तुम्हें कभी का अपने एक फिंगर की सहायता से ही तुम्हें फिनिश कर देता। तभी वो घोस्ट भी स्मोक में कन्वर्ट होते हुए बोलता है वेल देन, अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें मेरे को पहले ढूंढना ही पड़ेगा। और इतना बोलते हुए अपने बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्मोक जनरेट करना चालू कर देता है, लेकिन वो कुछ महसूस करता है और बोलता है कि आखिर कुछ क्यों नहीं हो रहा। तभी एमसी उससे बोलता है क्यों, आखिर तुम क्यों नहीं छिप रहे। वैसे मैं तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूँ कि मेरा वो 4 o'clock रो वो किसी भी डीमन या फिर स्पिरिट को अपने ट्रू फॉर्म में रिवील कर सकता है और इसी वजह से तुम। तभी हम देखते हैं उस घोस्ट को, जो कि एक दरवाजे की तरफ से बाहर भागने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा था कि मैं फिर भी इसके हाथों पकड़ा नहीं जाऊंगा, मुझे अभी भी उस लड़की का इंतजार करना है, वो श्योरली दोबारा यहाँ पे वापस आएगी। तभी हम देखते हैं वो जैसे उस दरवाजे पे हाथ रखता है तभी उसे बहुत तेज की करंट लगती है। एमसी उससे बोलता है तुम यहाँ से बच के नहीं भाग सकते क्योंकि उस पोस्टर के पीछे भी एक तलिस्मान लगा है, जितना मैंने सोचा था तुम उससे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इधर हम देख रहे होते हैं उसकी बॉडी डेसिपेट होकर फिर से रिफॉर्म हो रही होती है। एमसी उससे बोल रहा होता है कि अभी भी तुम एक ब्रैट ही हो। तभी हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपको 2 कार्ड हासिल हुए हैं, एक है कुनबैक और दूसरा स्पिरिट नानंग। कुनबैक की खासियत बताई जाती है, जो कि एक होता है कि स्पिरिट डायमेंशनल बैग जिसमें कि बहुत सारे आइटम्स स्टोर किए जा सकते हैं। दूसरा स्पिरिट नानंग ये एक ऐसा आइटम जिससे कि स्पेशल डायमेंशन स्किल द्वारा बनाया गया है। इसका यूज करते हुए आप किसी भी तरीके के सिंथेटिक स्किन को तैयार कर सकते हैं। ये ह्यूमंस और डीमंस दोनों के लिए यूजफुल होता है और इसके अंदर 125 मीटर की मतलब मीटर क्यूब की स्टोरेज डायमेंशन है। तभी सिंसिटिव तो हम देखते हैं छोटे प्यारे मॉन्स्टर को, जो कि रो रहा होता
बोलता है और मैं बता दूं कि ये वही मॉन्स्टर है जिसे अभी अभी एमसी ने मारा था। इधर एमसी उसके फोरहेड पे क्लिक करते हुए बोलता है तो फिर छोटे बच्चे अब ज्यादा चिकी होने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पिरिट नहीं, मतलब इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा स्पिरिट नहीं है जिसे कि मैं हैंडल नहीं कर सकता। वो छोटा मॉन्स्टर उससे रोते हुए बोलता है कि मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे उसका इंतजार करना है, वो जरूर यहाँ पे आने वाली है। एमसी भी हैरान होते हुए बोलता है क्या वो, अगर मतलब कि तुम यहाँ पे उन सभी बंदों को डरा रहे हो केवल उसका इंतजार करने के लिए। तभी वो मॉन्स्टर यहाँ पे एक लंबा चौड़ा भाषण चालू कर देता है और बोलता है क्या तुम सही हो, हम एक एंशियंट एरा से बिलोंग करते हैं, लेकिन स्वभाव से कमजोर और डरपोक होने के कारण हमारे बचने का एकमात्र तरीका था छीना। हालांकि बहुत कम लोग ही हैं जो कि हमें पकड़ सकते हैं। हमें याओ चंगसी द्वारा अन्य डिमोनिक स्पिरिट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए रिक्रूट किया गया था। हमने सोचा कि ह्यूमंस का साथ कर हम अपने जीवन को थोड़ा और सुरक्षित बना सकते हैं, लेकिन हमने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरे डीमंस ये बात जानने के बाद कि हम मनुष्य के साथ मिलकर रह रहे थे, उन सब ने हमारी प्रजाति को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। हम सभी को एक मिशन सौंपा गया था, लेकिन हमें क्या ही पता था कि ये एक जाल था। वहां से केवल मैं ही था जो कि बचकर भाग पाया था और मैं बहुत ही पूरी तरह घायल था। तभी मैं एक अलमारी में छिप गया और पता नहीं मैं कितने समय तक सोता रहा। तभी एमसी उससे बोलता है क्या कि तुम क्या भाषण दिए जा रहे हो, मैंने तुमसे पूछा क्या कि तुम किसका इंतजार कर रहे थे। एमसी के इतना पूछते ही वो अपना दूसरा भाषण चालू कर देता है। वो उससे बोलता है कि मेरे जागने के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। मेटल्स की स्किन वाले विशालकाय डीमंस और अजीबोगरीब दिखने वाले ऊंची इमारतें जो कि एक साथ कसकर ठूस दी गई है। मुझे यहाँ पे घुटन सी महसूस हो रही है, यहाँ तक कि यहाँ के इंसान तो रात में सोना भी नहीं चाहते, हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं। सचमुच ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा डरावना महसूस होता है, इसलिए मैं अलमारी में तब तक छिपा रहा जब तक कि उस इंसान ने मुझे ढूंढ नहीं लिया। वह एक अंधी और अकेली दादी थी, क्योंकि उनके पास कोई भी साथी नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर में ले लिया और एक बिल्ली की तरह मेरी देखभाल की। मैं उनके साथ सुरक्षित महसूस करता था, लेकिन एक दिन वो अचानक से जमीन पे गिर पड़ी। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई थी, उसने 1 इंच भी हिलने से इनकार कर दिया। अपने मुंह से मैंने उन्हें खाना खिलाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं खा रही थी और फिर कुछ दिन बाद वो गायब हो गई और उस दिन के बाद उन्होंने अपनी आंखें दोबारा नहीं खोली और उस दिन से मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ कि वो कब अपनी आंखें खोले और मैं कब उनका चेहरा वापस देख पाऊंगा। लेकिन हम देख तभी अचानक से एमसी अपना हाथ उसके मुंह पे रख के जोर से दबा देता है और उसके मुंह को बंद कर देता है और बोलता है कि अपना ये बड़बड़ाना बंद करो। सच में तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो, चलो फिर तुम्हारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं। वो अपने मोबाइल को खोलता है और उसमें कोई ऐप को क्लिक करते हुए उसके कैमरा को ऑन करता है और उस मॉन्स्टर को स्कैन करना चालू कर देता है। एमसी बोलता है कि सीधे खड़े हो जाओ, हिलने की कोशिश मत करना। वो मॉन्स्टर भी डरते हुए बोलता है ये क्या है, क्या ये कोई डीमन स्कैनर है। तभी उसके मोबाइल से आवाज होता है और उसमें बताया जाता है कि टारगेट को स्कैन कर लिया गया है, इसका नाम टांगवेन है और ये एक ऐसी स्पीसीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इस आवाज को सुन के वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा डर चुका होता है और बोलता है क्या क्या अभी इसने अभी अभी बोला। ये सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है। तभी उसे दूसरा नोटिफिकेशन शो होता है जिसमें लिख के आता है कि इन सब का एक्सटेंशन पीरियड 22 पीरियड था और इन सब के एक्सटेंशन होने का कारण स्पिरिट डीमंस थे। तभी हमसे बोलता है कि ऑल तो इस मिशन का रिवॉर्ड केवल 2000 है, हालांकि ये उतना भी ज्यादा कम नहीं है, तुम्हें कैप्चर करना ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और फिर वो अपनी चमकती हुई आंखों के साथ बोलता है कि आज लगता है मैंने एक जैकपॉट हिट किया है, मुझे एक एक्सटिंक्टेड डीमन स्पिरिट मिला है जिसकी कीमत ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा होगी। वो अपने जमाने के ब्लैक मार्केट के बारे में सोच के बहुत ही ज्यादा घबराना चालू कर देता है और बोलता है क्या क्या ब्लैक मार्केट, और रोते हुए बोलता है कि नहीं प्लीज मेरे को ब्लैक मार्केट में मत बेचो। एमसी बोलता है कि हालांकि तुम बहुत ही ज्यादा कीमती हो, लेकिन मैं तुम्हें सेल नहीं करने वाला और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी वो दादी अम्मा वो दोबारा लौट के वापस नहीं आने वाली और इसी वजह से आज के बाद तुम कभी भी लॉनली, अफ्रेड और होपलेस फील नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ से मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। और वो मुस्कुराते हुए बोलता है तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम्हारा नाम रहेगा जाओ हाई। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है क्या मेरे पास एक नेम है। एमसी बोलता है क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए नाम को एक्सेप्ट करना चाहोगे। वो भी खुश होते हुए अपने सर को हिलाता है और बोलता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं वो जैसे ही हाँ बोलता है वो अपने बीड में उस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इधर वो क्रिस्टल बीड के अंदर वो मॉन्स्टर कैद हो चुका होता है। वो चिल्लाते हुए एमसी को बोल रहा होता है कि मुझे बाहर आने दो, मुझे मालूम है कि तुम्हें याओ चेंगसी के लोगों पे भरोसा नहीं है। और हाँ मैंने पहले भी बताया था आपको ये याओ चेंगसी के नाम के बारे में, और मैं फिर बता रहा हूँ कि ये किसी डीमन सिटी नाम से रिजेंबल करता है और वहाँ पे केवल डीमंस ही रहते हैं। वो मॉन्स्टर रोते हुए उस एमसी से बोल रहा होता है कि तुम ह्यूमन सभी के सभी बहुत ही ज्यादा झूठे हो। इधर वो अपने हाथ में क्रिस्टल बीट को ग्रैब करते हुए बोलता है तो फिर अब मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया। तभी उसके मोबाइल पे एक मिशन स्टेटस का मतलब नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आप अपने मिशन का स्टेटस रिपोर्ट कीजिए कि आप सक्सेस हुए हैं या फेल। वो उस नोटिफिकेशन को देखता है और फेलियर पे क्लिक कर देता है और वो बोल रहा होता है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हो चुका हूँ, चलो फिर चलते हैं लेंटियान स्ट्रीट पे और वहाँ पे कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। सीन शुरू तो हम देखते हैं एक एरिया का सीन जहाँ पे खुदाई का काम चल रहा होता है। वहाँ के बंदे बोल रहे होते हैं कि इधर आओ ये देखो हमें क्या मिला है। दूसरा बंदा बोलता है ये तो एक एंटिक चीज है। तो वो पहले वाला बंदा बोलता है डैम ये तो बहुत ही ज्यादा भारी है, इसकी वजन लगभग 500 केजी तक होगी।
दूसरा वाला बंदा बोलता है कि सच में इसको बाहर निकालना ही सबसे बड़ी सरदर्दी है। इधर हम देखते हैं उस चीज को जो कि एक बड़ा सा पॉट होता है और वो रस्सियों से लपेटा हुआ होता है। वो सभी बंदे उसे देख के बोल रहे होते हैं क्या आखिर ये क्या चीज है, मेरे को नहीं लगता है कि ये उतना ज्यादा कीमती है। तभी वहाँ के सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम करना मतलब बात करना चालू कर देते हैं कि शायद ये कुछ एंटिक हो सकता है। दूसरा बोलता है कि नहीं, ये एक अल्कोहल स्टोरेज करने वाला पॉट हो सकता है। तभी एक बंदा उस पॉट की तरफ आगे की तरफ बढ़ता है और बोलता है चलो भी, हमें ये पता चल जाएगा जब हम इसे खोलेंगे। उसके पीछे से एक बंदा बोलता है कि थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि मेरे को उससे इविल ऑरा सेंस हो रही है। हम देखते हैं उस पॉट के टिप पे कुछ टेलिस्मान जैसा लिपटा हुआ दिख रहा होता है। वो उस टेलिस्मान को पकड़ के उखाड़ते हुए बोलता है आखिर ये क्या चीज है, मेरे को ये कुत्ते के द्वारा मारी गई पंजी का निशान लग रहा है। और इतना बोलते हुए वो उस ढक्कन को खींच के नीचे की तरफ फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक लेटर्स में लिखी हुई तलिस्मान वाली चीज धुएं में कन्वर्ट होके डेसिपेट होना चालू हो जाती है। और इधर हम देखते हैं उस बंदे को जिसके पैरों की तरफ हमें खून टपकता हुआ दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं उसके फेस को जिसे देखने में लग रहा होता है कि उसकी पूरी जान ना उसके बॉडी से सोख ली गई है और वो सारी एनर्जी उसकी पॉट में ही जा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बाइक चला रही होती है और वो डिलीवरी के लिए कहीं पे जा रही होती है। वो बोलती है कि आखिर ये अचानक से इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है, मेरे को ये डील पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल झेलना पड़ा था, केवल 5 मिनट और मैं वहां पे पहुंच जाऊंगी। तभी वो अपने सामने की रोड को देखती है और बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि आज का रोड पूरी तरह खाली है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बाइक किसी चीज से इनविजिबल चीज से टकरा के वहीं पे गिर जाती है और वो भी उस बाइक से निकल मतलब उड़ते हुए जमीन पे गिर जाती है। और गिरने की वजह से उसके बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा चोट आ चुके होते हैं। हम देखते हैं जिस चीज से वो बाइक टकराई थी वो वहां पे उस लड़की की तरफ आगे आ रहा होता है। हमें उस बंदे की मतलब उस क्रीचर के पंजे को दिखाया जाता है, वो भी उस तरफ सामने की तरफ देखती है। तभी जैसे ही उस इनविजिबल चीज पे मतलब क्रीचर पे बारिश की पानी पड़ती है जिससे कि वो क्रीचर धीरे धीरे विजिबल होना चालू हो जाता है। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी दरवाजे को पीटते हुए बोल रही होती है जाओ जियान रैन जग जाओ। वो दरवाजे को खोलते हुए गुस्से में बोलती है आखिर टाइम क्या हो रहा है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, जल्दी उठ जाओ। वो उसे डांटते हुए आवाज में बोलती है कि हर सुबह तुम लेट से उठती हो और देर से घर आती हो, आखिर तुम्हारे फादर ने तुम्हें क्या टीच किया है। अभी तुम्हारे पास बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिनके पास तुम्हें जाना है, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम लीच जैसे अपने बिस्तर से क्यों चिपके हुई हो अब तक, तो फिर ठीक है अब जल्दी से उठ जाओ। और इतना बोलते हुए वो वहां से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं उस लड़की को जो कि उठते हुए अपने मन में सोचती है केवल कुछ समय और जिससे कि मैं कुछ मनी सेव कर पाऊंगी और उस वुमेन को ढूंढ पाऊंगी। एक बार अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे डिग्रेड करने पे मजबूर कर दूंगी जिसने हमें इतना हार्टलेसली ट्रीट करने की हिम्मत की। और वो उस तस्वीर को देखते हुए बोलती है कि पिताजी आप हेवन से मेरे को प्लीज अमीर होने की ब्लेसिंग दे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उस औरत को जो कि अपने हस्बैंड से बोल रही होती है क्या कर तुम क्या देखे जा रहे हो, जल्दी करो अब अपने एग को खत्म करो वरना ये ठंडा हो जाएगा। इधर उसका हस्बैंड मोबाइल में ही व्यस्त होता है। तभी वो उससे बोलती है कि तुम उस लड़की से बात क्यों नहीं करते, आखिर कितना ज्यादा समय हो गया उसका यहाँ पे मूव किए। तभी वो बंदा बोलता है कि वो मेरी भतीजी है, आखिर मैं उसका परवाह नहीं करूंगा तो कौन करेगा। वो औरत बोलती है कि हाँ ठीक है मैं मानती हूँ लेकिन अपने काम को करते हुए कुछ पैसे बचाना भी तो चाहिए। और वो बाहर की तरफ निकलते हुए बोलती है छोड़ो छोड़ो अब मैं उसके बारे में ज्यादा बात करने नहीं चाहती क्योंकि उसके बारे में बात करते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा एनॉयड फील होता है। तुम अपने ब्रेकफास्ट को खत्म करके अपने काम पे चले जाना और मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए। इधर हम देखते हैं उसके हस्बैंड को जो कि चुप होकर अपने मोबाइल में ही लगा हुआ होता है। तभी उसे दरवाजे खुलने की आवाज आती है। तभी वो बोलता है कि ठीक है चलो अब आ जाओ, तुम्हारी आंटी अब चली गई है। तभी वो लड़की बाहर की तरफ निकलती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग अंकल। मैं कसम खा के बोलती हूँ कि मैं आपके वाइफ को अवॉइड करना नहीं चाहती, लेकिन तभी उसका अंकल बोलता है कि तुम चिंता मत करो, शायद उसका मीनोपॉज चल रहा होगा उसलिए वो ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी है, उसकी बातों को अपने दिल पे मत लेना, जाओ हाथ मुंह धो के आओ और ब्रेकफास्ट कर लो। और हाँ जिसको मीनोपॉज के बारे में नहीं पता मैं बता दो जाके 8th और 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ो। इधर हम देखते हैं उस लड़की जो कि बाथरूम में आ चुकी है और अपने फेस को धो रही होती है। तभी हम देखते हैं दरवाजे को जो कि अचानक से धीरे धीरे खुल रहा होता है और पीछे से उस लड़की की तरफ कोई आगे बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं उसका अंकल ही होता है। तभी वो लड़की उसके प्रेजेंस को नोटिस कर लेती है और वो पीछे मोड़ते हुए देख लिया और बोलती है सेकंड अंकल आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसका सेकंड अंकल बोलता है कि मैंने बाहर से दरवाजे को खटखटाया लेकिन मेरे को कोई आंसर नहीं आया, मैं यहाँ पे अपने हाथ को धोने आया था फूड फिनिश करने के बाद और मेरे को वो फ्लॉस भी लेने थे दांत साफ करने के लिए। वो लड़की उससे बोलती है सच में मैं तो पूरी तरह डरी चुकी थी, आपको थोड़ा बता के आना चाहिए था। तभी वो बंदा उससे बोलता है कि ठीक है मैं आगे से केयरफुल रहूंगा। तभी वो दांत साफ करने वाली चीज की तरफ देखता है और बोलता है अरे हाँ मेरे को तो दांत साफ करने वाली चीज भी लेनी थी और उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की अपना हाथ बढ़ाते हुए उस फ्लॉस की तरफ ले जाने लगती है। तभी वो बंदा बोलता है रहने दो तुम्हारा हाथ अभी भी गीला है, मैं उसे खुद से ले लेता हूँ। तभी वो उसके चेहरे के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है और बोलता है तुम्हारी ये गीले बाल ये बहुत ही ज्यादा अच्छी स्मेल कर रहे हैं, मैं उन्हें पकड़ना चाहता हूँ और उनके साथ खेलना चाहता हूँ जब तुम बड़ी हो जाओ, लेकिन देखा जाए तुम सच में अब बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारी प्यूबर्टी वाली एज आ चुकी है। इधर उस बंदे की निगाहें बहुत ही ज्यादा गलत होती हैं। तो वो हंसते हुए बोलता है कि अचानक से कल रात को मेरा नजर तुम्हारे मोबाइल की तरफ चला गया और मैंने देखा तुम्हारे अकाउंट बैलेंस को जो कि 5000 थे।
तभी अचानक से वो उसके कानों के पास जाता है और बोलता है, एक यंग लड़की वो हमेशा हर रात को बहुत ही देर से आती है, तो फिर शायद सच में तुम कुछ नॉटी चीज ही कर रही होगी। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत ही है। और वो उसके और भी ज्यादा करीब चला जाता है और उसके कान में बोलता है, तो फिर मैं उसे तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम मेरी बातों को मानती हो। इधर वो लड़की भी अपना डार्क फेस बना लेती है और बोलती है कि मैंने सोचा था कि मेरे सारे रिलेटिव में से आप सबसे बेस्ट हो, लेकिन अंकल, सेकंड अंकल, आप भी नीच निकले। और इतना बोलती वो मूर्ति है और अपने घुटने से ही घुटना उसके गोटों पे दे मारती है। वो उससे बोलती है, सच में तुम एक भेड़ के खाल में छुपे हुए भेड़िए हो, तुम कचड़े कहीं के। हम देखते हैं कि वो उसका अंकल जमीन पे पड़ा हुआ होता है और दर्द में टहरा रहा होता है। इधर हम देखते हैं बाहर की तरफ जहाँ पे वो लड़की अपने लगेज को लेके वहां से निकल गई होती है। इधर उसने अपने पेट पे हाथ रखा होता है और उसका पेट बज रहा होता है क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया होता। वो अपने मन में बोल रही होती है कि मैं बहुत ही ज्यादा हंगरी हूँ, मेरे को ब्रेकफास्ट कर ही लेना चाहिए था वहां से निकलने से पहले। तभी उसकी नजर एक फैमिली की तरफ जाती है जहाँ पे वो हंसी खुशी खुद से बात कर रहे थे और खेल रहे थे और खाने खा रहे थे। तभी वो अपना मुंह मोड़ देती है और बोलती है, चलो छोड़ो, आज मेरे को करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम है और मेरे आज का मनी अर्न करने का टारगेट है 1000 RBM। तभी हमें उसके रूटीन का 9 AM का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मॉडलिंग का काम करती है और वो वहां से 1:10 पे निकल जाती है। हम देखते हैं कि वो बहुत लोगों के बीच में से निकल दी होती है कुछ खाते हुए और बोलती है कि सभी लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो एक बार में आके वेटरेस का काम कर रही होती है। तभी हमें उसके रूटीन के 6:30 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक डिलीवरी स्टोर के पास होती है और वो एक बंदे से बोल रही थी, अंकल मेरे लगेज का आप थोड़ा ध्यान रखना। वो आदमी उससे बोलता है, ठीक है तुम इसे यहाँ पे रख सकती हो, लेकिन आखिर तुम ऐसा ये डिलीवरी वाला काम कब तक करने वाली हो। वो उससे बोलती है, जब तक कि मैं कुछ पैसे अच्छे से कमा ना लूं। और वो वहां से बाइक उठाते हुए निकल जाती है और बोलती है कि बाय अंकल, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। वो अंकल उससे पीछे की तरफ से बोलता है कि ठीक है फिर अच्छे से जाना। तभी एक बंदा उस अंकल से बोलता है कि मास्टर, आखिर ये लड़की डिलीवरी का काम क्यों कर रही हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। उसका मास्टर उससे बताता है कि वो केवल डिलीवरी ही नहीं करती, वो यहाँ पे दिन के 3 काम करती है, मतलब 3 जॉब्स करती है। ऑल्दो मेरे को नहीं पता कि आखिर वो खुद को इतनी ज्यादा पुश क्यों कर रही है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि उसे राइड करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसीलिए वो डिलीवरी का काम करती है, जिससे कि वो अपने थोड़ा बहुत ही स्ट्रेस को कम कर पाती है। सीन शिफ्ट हमें दिखाया जाता है लांटियन स्ट्रीट का सीन जहाँ पे हमारा MC बर्गर खा रहा होता है। वो बोलता है, अब हम मेरे को दोबारा कौन सी चीज ट्राई करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो कि ठीक उसके सामने से गुजरते हुए बाहर आगे की तरफ निकल जाती है। तभी तभी हम देखते हैं कि हमारे MC के पॉकेट से कुछ रिंगल की आवाज बजना चालू हो जाती है। तभी वो कुछ डायल जैसा अपने हाथों में निकालता है और उसमें हम देखते हैं कि कुछ सिंबल्स और पैटर्न्स बने होते हैं और उसमें एक नीडल भी लगा हुआ होता है जो कि एक डायरेक्शन की तरफ पोज कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि उस डायल में से कुछ रेड लाइंस निकल के किसी डायरेक्शन की तरफ जा रही होती है। इधर MC भी हैरान हो जाता है और बोलता है, ये रेड लाइंस, ये तो एक बैड ओमेन है, आखिर वो यहाँ पे अचानक से कैसे आ गया। जैसा कि मेरे मास्टर ने मेंशन किया था जब मैं यंग था, अगर एक बैड ओमेन किसी को टारगेट कर ले तो उसका डेथ अनअवॉइडेबल है और उसे किसी भी आर्ट के जरिए रोका नहीं जा सकता है। हमें बताया जाता है उस ब्लैक कॉम्पास के बारे में, ये एक ऐसा आइटम या फिर डिमोनिक स्पिरिट है जिसकी मदद से किसी के भी अंदर झांका जा सकता है। ये गुड और बैड लक को भी डिसाइफर करने में काबिल है। और मैं बता दूं, उसकी जो रेड लाइंस थी वो डायरेक्ट उस लड़की से ही कनेक्ट हो रही थी। तभी वो MC अपने ब्लैक कंपास को बंद करता है और उस सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ है, उसे लोकेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा। वो बोल रहा होता है कि सभी के पास अपना अपना नसीब होता है, मैं चाहूँ भी तो उन सबकी मदद नहीं कर सकता। अभी अचानक से उसका फोन बजता है और वो उस फोन को निकालते हुए बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है, इतने बड़े अमाउंट का रिक्वेस्ट। हमें उसके मोबाइल पे आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में दिखाया जाता है जिसमें उसे एक रैंक A रैंक का रिक्वेस्ट मिला होता है और उसमें उससे पूछा जाता है क्या आप इस मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इधर MC भी A रैंक का मिशन देख बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और खुश होते हुए बोलता है, सच में आज का दिन बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। सीन सिर्फ हमें उस माइनिंग फील्ड की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ वर्कर्स बोल रहे होते हैं कि जल्दी आओ, वो सभी यहाँ पे थे। हम देखते हैं उस स्पॉट की आसपास का सीन। इधर वहां पे केवल मरे हुए लोगों के कपड़े या जूते ही पड़े हुए होते हैं। तभी एक वर्कर बोलता है कि आखिर यहाँ पे लोगों के जूते और कपड़े ही क्यों पड़े हैं और आखिर वो सभी इंसान कहाँ गए। अब मेरे को नहीं पता कि उस पिछवाड़े से अंधे बंदे को जमीन पे बिखरे खून दिख रहा है कि नहीं। अब मेरे को नहीं पता है कि उस पिछवाड़े से अंधे बंदे को जमीन पे लगा हुआ खून दिख रहा है कि नहीं। इधर हम देखते हैं उस स्पॉट के अंदर का सीन जहाँ पे कुछ लिक्विड जैसा उबल रहा होता है। वो सही बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस स्पॉट के अंदर कुछ है। तभी वो उस स्पॉट के करीब जाते हैं और उसे देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उस स्पॉट से एक जोरदार लाइट बाहर की तरफ निकल के आती है। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद जहाँ पे उस स्पॉट से एक डिमोनिक क्रीचर जैसा कुछ निकला हुआ होता है जो कि दिखने में बहुत ही डरावना होता है और वो तेज से चिल्लाना चालू कर देता है, जिसे देख के वो सभी वर्कर्स बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं और वहां से भागना चालू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो अपना मुंह खोलता है और उन सबकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। इधर वो जो भी भाग रहे होते हैं उन सबकी एनर्जी उसकी तरफ खींची चली जा रही होती है और साथ साथ वो सभी बंदे भी उसी की तरफ ही खींचे चले जा रहे होते हैं। इधर उस मॉन्स्टर ने उन सभी को खींच के एक इंसानी बॉल में कन्वर्ट कर दिया होता है और उन सभी की बॉडी से लगातार एनर्जी ऑब्जॉर्व करना चालू करता रहता है।
इधर वो सारे के सारे बंदे सूख कर पूरी तरह कांटा हो चुके होते हैं और अचानक से उन सबकी बॉडी फट जाती है और उनके कपड़े पहने हुए कपड़ों के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं बचता। इधर वो मॉन्स्टर इतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद खुद को इवॉल्व करना चालू कर देता है। इधर उस मॉन्स्टर की बॉडी पर धीरे धीरे चमड़ी और हड्डियां आने चालू हो जाती हैं और वो और भी ज्यादा बेडेस दिखना चालू हो जाता है। इधर हमें उस मॉन्स्टर का पूरा फॉर्म दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा धांसू लग रहा होता है। तभी तभी हमें कुछ आइटम्स के बारे में बताया जाता है। पहला होता है स्पीड सप्रेसिंग कॉफिन नील, दूसरा होता है वीडर्ड कॉर्प्स और तीसरा होता है मम्मी। पहले हम स्पीड सप्रेसिंग कॉफिन नील की तरफ चलते हैं, जहां हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसा आइटम है जो कि विलेजेस में पुराने समय में लोगों द्वारा यूज किया जाता था स्पीड्स को दूर रखने के लिए और एविल स्पीड को सील करने के लिए भी। अगर कोई भी स्पीड इसके कांटेक्ट में आ जाता है तो वो कोई भी अपना एविल काम नहीं कर सकता और उसे एक पनिशमेंट भी मिलती है। दूसरा हमें विदर्ड कॉर्प्स के बारे में बताया जाता है जिसका हिंदी मतलब होता है मुरझाया हुआ लाश। हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी स्पीड है जो कि बहुत ही ज्यादा घृणा और क्रोध से भरी पड़ी है और ह्यूमन सोल्स को डिवॉर करके जिंदा रहती है। तीसरे में हमें बताया जाता है मम्मी के बारे में जो कि विदर्ड कॉर्प्स का एक इवॉल्व फॉर्म होता है जिसके अंदर हजारों सालों से नफरत और घृणा भरी पड़ी होती है, जो कि एक इनडिस्ट्रक्टिबल बॉडी को पोजेस करता है और इसकी स्किल्स फोरसाइट है जो कि किसी के भी स्पिरिचुअल स्टेटस को डिटेक्ट कर सकता है। इसकी इस फ्लैसी बॉडी में जीवन को बढ़ाने और स्पिरिचुअल ऑरा को मजबूत करने की एक चमत्कारी कैपेबिलिटी होती है। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि अपने हाथों को देखते हुए बोल रहा होता है कि आखिर आखिर मैं कौन हूँ और आखिर में ऐसा क्यों बना। तभी वो फ्लैशबैक में चला जाता है और अपने पुराने बीते हुए यादों को याद करना चालू कर देता है जिसपे उस पे हो रही यातनाओं को वो दोबारा मेमोराइज करने लगता है। जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे बंदे एक जगह पे इकट्ठा हुए होते हैं और दो बंदे उसे घसीटते हुए किसी डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो कुछ हथौड़े को अपने हाथ में लेते हुए उस बंदे के शरीर पे जोर जोर से मारे जा रहे होते हैं। तभी हमें दो छोटे बच्चे की परछाई जैसी कुछ दिखाई जाती है जो कि उसे देख के मतलब पीटता हुआ देख के स्माइल कर रहा होता है। इधर उस मॉन्स्टर को कुछ बातें याद आना चालू हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलता है बो वान। तभी वो अचानक से जमीन पे गिर जाता है और बोलता है ऐसा लगता है कि कुछ नीडल्स अभी भी मेरे शरीर में चुभी हुई है जो कि मेरे को एसेंस एब्जॉर्ब करने से रोक रही है। तभी वो बोलता है आखिर ये कैसा प्रेजेंस है, मुझे कुछ मेरी तरफ आता हुआ महसूस हो रहा है। इधर हम देखते हैं कि ये हमारा एमसी होता है जो कि उसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इधर वो मॉन्स्टर उठ के अपने पैरों पे खड़ा होता है और बोलता है ऑल्दो मेरे को नहीं पता कि आखिर वो कौन है, लेकिन मेरे इंस्टिंक्ट्स मेरे को ये बोल रहे हैं कि अब मेरे को यहाँ से भागना चाहिए। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि मेरी पूरी बॉडी नम हो चुकी है, मेरे पास तो अब इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है जिससे कि मैं चल भी सकूं। मेरी स्ट्रेंथ को इन कॉपर नेल्स द्वारा सील कर दिया गया है क्योंकि जब तक कि मैं उस पर्सन को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं कोलैप्स नहीं कर सकता। वो दर्द और पछतावा जो कि मैंने इन बीते सालों में महसूस किया है मैं उन सभी को दोबारा तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और इतना बोलते हुए वहां से जंप करते हुए निकल जाता है और वो किसी डायरेक्शन की तरफ तेजी से आगे बढ़ना चालू कर देता है और बोलते जा रहा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से एक बहुत ही तेज रोशनी चमकती है जो कि ठीक उसी के पास आ रही होती है। हम देखते हैं कि ये उसी लड़की की बाइक होती है जो कि उस मॉन्स्टर से जाकर टकरा जाती है और ये वही पहले वाला सीन होता है जो कि अभी हमें दिखाया जाता है कि आखिर वो लड़की किस क्रीचर से टकराई थी। वो पूरी तरह सतर्क हो जाता है और बोलता है क्या मेरे को किसी द्वारा एम्बुश कर दिया गया है, कहीं कोई दूसरा पर्सन है जो कि मेरे को पकड़ना चाहता है। तभी वो उस लड़की को देखता है और बोलता है ये तो एक औरत है, क्लियरली इसी ने मेरे ऊपर एम्बुश किया था, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि वो इस समय बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है। वो पावरफुल ऑरा वाला पर्सन ऐसा लग रहा है कि वो मेरी तरफ ही आ रहा है, शायद वो मेरे को ही पकड़ने के लिए यहाँ पे आ रहा है। अपने इस स्टेट के साथ मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैं उसका अभी कोई भी मैच नहीं हूँ, अब मेरे पास दूसरा कोई भी चॉइस नहीं है। और इतना बोलते हुए उस लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस होते हैं वो डिमोनिक स्पिरिट्स को नहीं दिखाते हैं और इसी वजह से उस लड़की को भी वो डिमोनिक स्पिरिट्स दिखाई नहीं दे रही होती है। इधर वो डिमोनिक स्पिरिट उसी लड़की की तरफ आगे बढ़ रही होती है। हम देखते हैं उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं जो कि उसी लड़की की तरफ जा रहे होते हैं और उसके बॉडी से कनेक्ट हो जाते हैं जो कि उसे उसकी एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के लिए लगे हुए होते हैं। और मैं बता दूं शायद ये उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो उसके बॉडी के साथ फ्यूज हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके बॉडी में लगे हुए नेल्स उसके बॉडी से ड्रॉप हो जाते हैं और हम देखते हैं उस लड़की की आंखों को जो कि पूरी तरह डिमोनिक हो चुकी होती है। इधर हम देखते हैं एमसी को जो कि उस स्पॉट की तरफ आ चुका होता है और उस स्पॉट को देखते हुए बोलता है यहाँ पे उस क्रीचर का कोई भी ट्रेस नहीं है। और उस स्पॉट के आसपास बिखरे हुए मेस को देख के वो भी बोलता है क्या वो निकलते ही इतने ज्यादा लोगों को मारने में कामयाब रहा। तभी फिर से उसकी रेड कम मतलब ब्लैक कंपास फिर से रिंग करती है। हम उस लड़की को देखते हैं जो कि किसी डायरेक्शन की तरफ ही आगे बढ़ रही होती है और आसमान में बहुत ही ज्यादा बिजलियां चमक रही होती हैं। हमें उस लड़की का फेस दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह डीमन में कन्वर्ट हो चुका होता है। देखते हैं कि वो एक सुनसान रास्ते पर चल रही होती है। तभी उसके सामने से एक बिल्ली गुजर रही होती है। तभी वो बिल्ली उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में उसका रियल फॉर्म मतलब उस मॉन्स्टर का रियल फॉर्म दिख रहा होता है। उसके उस रियल फॉर्म को देख के वो बिल्ली भी गुर्राना चालू कर देती है। इधर वो बिल्ली अपने मन में बोल रही होती है कि वाह मेरा लग तो सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एक मम्मी जो कि हर 100 सालों पे अपीयर होती है वो अचानक से मेरे सामने आ चुकी है और उससे भी ज्यादा ये देखने में मुझे और भी ज्यादा कमजोर दिख रही है। ये मेरे लिए परफेक्ट चांस है। तो फिर चलो देखते हैं कि लेजेंड कितनी सच है। एक बार मैं इसे स्पिरिचुअल ऑरा को कंज्यूम कर लूं तो मेरा स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही ज्यादा तरीके से
पीछे हो जाएगा। तभी वो बिल्ली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए उस लड़की पे अटैक कर देता है। तभी वो लड़की और या मॉन्स्टर जो भी है कह लो, वो पीछे की तरफ मुड़ता है, अपने 2 फिंगर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये 2 फिंगर्स है ना? नहीं, ये 1 फिंगर है। जैसे उस लड़की ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, हम देखते हैं कि व्हाइट कलर का स्लैश उसके बॉडी के बीच से आर पार हो जाता है और उसके बॉडी 2 टुकड़े में बट जाती है। इधर वो बिल्ला भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वो बोल रहा था कि भले सी औरा बहुत ही ज्यादा वीक दिख रही है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आखिर कोई किसी को एक फिंगर से कैसे मार सकता है? मेरा तो पहले वाला ही धंधा ठीक था, जब मैं इंसानों को मार के खाया करता था। आखिर मैं इस लफड़े में क्यों ही फंसा? और रोते रोते वो यहीं पे मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की रुक जाती है और उसके अंदर से वो मॉन्स्टर बोलता है कि फाइनली मेरा स्ट्रेंथ पूरी तरह रिटर्न मतलब वापस आ चुका है। जैसे मैं इस लड़की की बॉडी से मर चुका हूँ, वो कॉपर स्नेल अब मेरे को थोड़ा सा भी दिक्कत महसूस नहीं कर रहा है, जबकि वो पहले ही निकल चुके थे। तो फिर चलो इस बॉडी का इस्तेमाल करके देखें। और इतना बोलते ही वो ग्राउंड पे एक जोरदार हिट लगाती है और आसमान की तरफ उड़ जाती है। वो अपने सामने देखती है और बोलती है यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिटी है। तो फिर चलो आगे की तरफ देखते हैं। इधर वो एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में आके खड़ी हो चुकी होती है। यहाँ पे वो मॉन्स्टर उन सभी लोग मॉडर्न लोगों को देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर कितने लंबे समय तक मैं उस ट्रैप में फंसा था। यहाँ पे बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें और अजीब से कपड़े पहने हुए लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जरूर उस बास्टर के डिसेंडेंट्स होंगे। तभी वो गुस्से में आते हुए बोलती है कि मैं मेक श्योर करूंगी तुम्हारा ये ब्लड लाइन पूरी तरह खत्म होने वाला है। तभी वो अपना मुंह खोलती है और सबकी स्पीड को एब्जॉर्ब करना चालू कर देती है। इधर हम देखते हैं लोगों को जिन सभी को सफोकेशन महसूस हो रही होती है और तेजी से उन सभी की स्पीड उसी तरफ जाना चालू कर देती है। इधर वो लड़के उन सभी की स्पीड को लगातार एब्जॉर्ब की जा रही होती है। सेंसिटिव हमें किसी बिल्डिंग की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे लोग चिल्ला रहे होते हैं इमरजेंसी। फिर हमें एक सिस्टम दिखाया जाता है, मतलब ये वाला सिस्टम। हम देखते हैं इस लड़की को जो बोल रही होती है क्या मेरे चार्ज लेने के बाद ही कुछ ऐसा होना जरूरी था। हमें इसका नाम बताया जाता है जो कि होता है हान लॉन्ग हुई और ये कमांडर है। इधर वो गुस्सा करते हुए बोलती है क्या ये जॉब टांग का नहीं था? आखिर वो ब्रैड कहाँ पे है? अपने उस करेंट लोकेशन के साथ मुझे नहीं लगता कि उस समय पे वहां पे पहुंच पाएगा। वो अपने नाखून को चबाते हुए बोल रही होती है कि ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचा है उस वर्ड से उन लोगों को बुलाने के अलावा। तभी हम देखते हैं सिस्टर लॉन्ग चिल्लाते हुए कोई उसके पास आता है। यहाँ पे एक ब्लॉन्ड हेयर की कलर की लड़की, मैं क्या बोल रहा हूँ यार। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की आ गई होती है। वो उससे बताती है कि स्टैटिक को देखते हुए हमने ये कंफर्म किया है कि लांशन के डिस्ट्रिक्ट के सभी ह्यूमंस आने वाले 3 मिनट के अंदर मारे जाएंगे। अब इस चीज को टांका ही संभाल सकता है क्योंकि वही एक जिया रैंक का ऑफिसर है। अब देखो यहाँ पे जिया रैंक ही लिखा है, मैंने यहाँ पे कुछ अलग नहीं बोला। वो उससे बताती है कि मैंने उसे कोऑर्डिनेट्स सेंड कर दिए हैं, हालांकि उसके करंट लोकेशन को देखते हुए मुझे डर है। तभी कमांडो उस लड़की से बोलती है कि जाके जुडिशियल डिपार्टमेंट से बोलो कि वो प्रोटेक्टेड हॉल से इमीडिएटली कांटेक्ट करे और उस इंसिडेंट वाली जगह पे 2 प्रोटेक्टर्स को जल्दी से जल्दी सेंड करो। वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है क्या प्रोटेक्टर्स? अब शायद यहाँ पे कोई प्रोटेक्टर से स्पेशल लोग होंगे। इधर हम देखते हैं उस लड़की को जो कि अभी भी तबाही मचाई जा रही होती है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं उसके पीछे की तरफ जहाँ पे कोई आ चुका होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 अजीब से दिखने वाले बंदे आए हुए होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है राजियांग, दूसरे का नाम होता है वूजियांग। उनमें से एक बंदा बोलता है कि हम अकेली इस वुमेन स्पिरिट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, हम दोनों को यहाँ पे बुला के क्या वो लोग ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तभी वो छोटे हाइट वाला बंदा बोलता है कि थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि जैसा कि इंसानों की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ये एक मम्मी है। लगभग 100 साल गुजर चुके थे, लगभग 100 साल गुजर चुके हैं जब ये पहले अपियर हुए थे। अब ये एक ईमेल है, ये हमारे हैंडल करने के लिए थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों में से वो बड़ा वाला बंदा अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगा और बोलता है चलो फिर देखते हैं क्या इसके पास किस तरीके का स्ट्रेंथ है। इधर वो बंदा जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ता हम देखते हैं इधर वो लड़की बहुत ही ज्यादा डेविल स्माइल दे रही होती है और अचानक से उसके फेस के पास आ जाती है, अपने घुटनों से उसके फेस पे दे मारती है और वो बंदा दूर उठे हुए जाली से जा टकराता है। इधर हम देखते हैं उस छोटे वाले बंदे को जो कि अभी भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ होता है। इधर हम देखते हैं कि वो लड़की भी उसके पास आ चुकी होती है उसे अटैक करने के लिए। वो उससे बोलती है कि तुम मुझे उस पहले वाले से स्ट्रॉन्गर महसूस हो रहे हो। तभी वो अपना मुंह खोलती है और उसकी स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगती है और उसकी स्पिरिट को एब्जॉर्ब भी कर पाती है। तभी वो अचानक से कुछ डिजीनियस महसूस करने लगती है और मैं पहले बताता हूँ शायद यहाँ उसने उसके स्पिरिट को एब्जॉर्ब नहीं किया था। इधर वो आसमान की तरफ देख रही होती है जहाँ बहुत ही ज्यादा चमक दमक दिखाई दे रही होती है। वो अपने मन में बोलती है क्या आखिर ये कैसी चीज है? क्या ये किसी ने अपने फायर लाइटनिंग को यूज किया है? फायर लाइटनिंग का यूज किया है? मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा गर्म महसूस हो रही है, आखिर मैं मुंह क्यों नहीं कर पा रही? आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी एक आंख हो चुकी होती है और उसकी दूसरी आंख अभी वीडियोनाइज होती है। उससे महसूस हो जाता है, बोलता है कि डैम इट, इस लड़की के पास अभी भी इसकी कॉन्शियसनेस है। इधर वो लड़की बोल रही होती है कि आखिर मैं अपने सर को क्यों नहीं मोड़ पा रही। इधर वो मम्मी बोल रही होती है कि इतने ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद और एस्केप करने के बाद आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। देखो अब यहाँ पे 2 पर्सनालिटी आ चुकी है, जो कि एक पहले वाली लड़की की है और एक दूसरी मम्मी की है। और हाँ, जानकारी के लिए बता दूं, उसने जो पिछली बार मुंह से अपने एब्जॉर्ब किया था वो उसने एब्जॉर्ब नहीं किया था, वो अपने बॉडी से बहुत सारे स्वीट एनर्जी को बाहर निकाला था। जहाँ पे कंफर्म करते हुए ये छोटा वाला बंदा ये बोल रहा था क्या उसने उन सभी स्वीट्स को अपने मुंह से कैसे निकाल दिया, आखिर उसका गोल क्या है। तभी वो उस नंबर 7 से बोलता है कि नंबर 7 आखिर तुम्हारी क्या राय है। नंबर 7 उससे बोलता है कि इसकी फोर्स और स्ट्रेंथ को देखते हुए ये बोला जा सकता है कि ये एक जिया रैंक है। तभी वो छोटा वाला बंदा बोलता है तो फिर अब मैं देखता हूँ क्या आखिर ये कितनी काबिल है। इधर वो मम्मी चिल्लाते हुए गुस्से बोल रही होती है मुझे अभी भी सोच की जरूरत है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा, तुम बेवकूफ औरत। और उससे भी मतलब उस पहले वाली लड़की को भी डेमोनाइज करना चालू कर देता है। हम देखते हैं कि उसकी आंख फिर से ब्लैक कलर में
में कन्वर्ट होना चालू हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं उस छोटे वाले बंदे ने उस मम्मी पे अपना आईसी प्रिजन नाम का कोई अटैक लॉन्च कर दिया होता है, जिससे कि वो बर्फ की सिल्ली में जम चुकी होती है। लेकिन वो बर्फ की सिल्ली उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती है। वो उसे तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे कोई भी नहीं रोका। तभी हम देखते हैं कि वो छोटा वाला बंदा मतलब मॉन्स्टर या कुछ भी हो, वो उसके ठीक पीछे आ चुका होता है। शायद उसने अपना शैडो क्लोन यूज किया है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो मम्मी भी उड़ते हुए दूर जा रही होती है। तभी वो अपना स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कि अटैक। इधर हम आसमान की तरफ देखते हैं, बहुत सारे स्पाइकी रॉक्स उसी की तरफ एम हो जाते हैं, जिससे देखिए उस मम्मी ने अपने बॉडी को राउंड शेप में ट्विस्ट कर लिया होता है और वो सारे पत्थर मतलब सारे रॉक्स आके उसके बॉडी पे हिट कर जाते हैं। इधर हम देखें इस अटैक से उस मम्मी को ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ होता है और वो उन सभी रॉक्स के बीच में फंसी हुई होती है और बोल रही होती है सच में आखिर की सही का मजाक है। इधर वो छोटा वाला बंदा नोटिस करते हुए बोलता है कि इसकी डिफेंस भी जिया रैंक पे है, सच में ये मम्मी रेपुटेशन के काबिल है। इधर वो मम्मी उससे गुस्से बोल रही होती है कि अपनी ये छोटी मोटी कैपेबिलिटी से बेस पे क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो। हम देखें किसी टाइप के सील के अंदर फंस चुकी होती है। वो अपने घुटनों पे आ जाती है और बोलती है कि मेरा कॉन्शियसनेस 7th नंबर बोल रहा होता है कि मैं अभी भी उससे और 2 मिनट के लिए सील करके रख पाऊंगा। वो बोलता है कि मैंने सुना है कि मैंने सुना है कि जिसके पास भी इनॉर्मस हेट्रेड होती है और वो इविल डीड से भरा हुआ होता है, वो मम्मी बनने की कैपेबिलिटी रखता है और हर 100 सालों पे अपीयर होता है। लेकिन इसे देखा जाए तो आखिर इसके पास किस तरीके का एक्सपीरियंस है, आखिर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। तभी वो छोटा वाला बंदा बोलता है कि वो अपने अंदर अब हजारों सालों की कल्टीवेशन को पोजेस किए हुए है, यहाँ तक कि केवल 2 मिनट के लिए ही 12 अर्थ चैन उससे बांधे रख सकती है और ये हमारे लिए परेशानी वाली भी बात हो सकती है। हालांकि वो इस समय अनकॉन्शियस है और वो एक प्रोटेक्टिव हाइबरनेशन स्टेट में जा चुकी है और वैसे भी हमारे लिए पूरी तरह इम्पॉसिबल है उसका कुछ नुकसान पहुंचा पाना। इधर हम देखते हैं कि वो मम्मी मॉन्स्टर उस ट्रायंगुलर सील के अंदर कैप्चर हुई होती है या फिर कह लो पिरामिड टाइप के सील में कैप्चर हुई होती है। अचानक हम देखते हैं वहाँ पे कुछ फाइटर जेट टाइप की चीजें आ चुकी होती है और उस फाइटर जेट में से आवाज आ रही होती है कि आखिर फाइटिंग का आखिर कॉम्बैट का सिचुएशन कैसा है। यहाँ पे वो छोटा वाला बंदा उसे बताते हुए बोलता है कि हालांकि ये हमारा किया था नहीं है, लेकिन वो सभी के सभी ह्यूमन सोल्स पहले रिलीज हो चुके हैं। उस जेट से आवाज आती है क्या ये तुम्हारा किया नहीं है, तो फिर बताओ कि आखिर वो सारे सोल्स कितने देर में उन सभी के बॉडीज में एंटर हो जाएंगे, मतलब वापस आ जाएंगे। तभी वो छोटा वाला बंदा बोलता है कि अगर अभी करंट सिचुएशन को देखा जाए तो मैं ये कह नहीं सकता कि वो सभी सोल्स उन सभी के बॉडी के अंदर जा पाएंगे। तभी उस जेट से आवाज आती है क्या आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो उससे बोलता है कि हमने पहले ही मम्मी को सबड्यू कर लिया है बिना उसे मारे और वैसे भी उसने अपने पहले ही प्रोटेक्टिव हाइबरनेशन को एक्टिवेट कर लिया है। जब तक हम उसका सील रिलीज नहीं करते हैं उसे मारने का कोई रास्ता नहीं है। हम उसे लगभग और 2 मिनट तक सील रखे हुए रख सकते हैं, मतलब सील किए हुए रखते हैं, यहाँ तक कि हम उसे डिफीट करने में अगर सब कामयाब भी हो जाए तो ये सभी के सभी सोर्स जो आसमान में हम देख रहे होते हैं चमक रही होती है वो समय रहते सभी के बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगी और तुम्हें आगे का कॉन्सिक्वेंस पता है ही। हाँ, तो इसी पीछे फाइट मतलब कमांडर होती है जो कि उस फाइटर जेट का यूज करते हुए उन सबसे बात कर रही होती है। तभी वो छोटा वाला बंदा बोलता है कि हालांकि यहाँ पे एक दूसरा रास्ता है। कमांडर बोलती है क्या आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। वो हंसते हुए उससे बोलता है एग्जाइल। इस बात को सुन के वो भी हैरान हो जाती है और घबराते हुए हकलाते हुए बोलती है क्या एग्जाइल। इधर वो ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की बोलती है क्या वो इवन फ्लिपिंग सील के बारे में बात कर रहा है। मैंने ये अपने कलीग से सुना है कि हेडक्वार्टर के पास कुछ मिस्टीरियस हेयरलूम्स है जिसके अंदर काफी लार्ज अमाउंट में डिमोनिक स्पिरिट्स भरे हुए हैं, वो भी एंशिएंट टाइम से, जिसकी मदद से ह्यूमन काइंड अभी भी सुपीरियर और सभी पे कंट्रोल बनाए हुए हैं और उस जगह को जाना जाता है द थर्ड वर्ल्ड नाम से। वो अपने मन में बोलती है कि हालांकि हमें इस बारे में हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर हम उस मम्मी को सील करना चाहते हैं तो बिना उन सभी हायर अप्स के परमिशन के। कमांडर भी तभी हम देखते हैं कमांडर को जो कि बोलती है कि ठीक है उसका यूज करो। जिस सुन के वो ब्लॉन्ड हेयर भी हैरान हो जाती है। वो उसे हकलाते हुए बोलती है कि सिस्टर हमें अभी हायर अप्स को भी मतलब वो बताना पड़ेगा इन सभी चीजों के बारे में। इधर कमांडर चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पे सभी लोगों की जान रिस्क में लगी हुई है, मैं इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद पे लेने के लिए राजी मतलब तैयार हूँ। वो छोटा बंदा बोलता है कि ठीक है मुझे कंफर्म करने दीजिए क्या हम इसे एग्जाइल को आगे बढ़ाएं। उस फाइटर जेट से आवाज आती है हाँ एग्जाइल को एग्जीक्यूट करो। तभी वो छोटा वाला बंदा बोलता है कि अच्छा तो ठीक है और इतना बोलते हुए अपने हैंड साइन से कुछ बनाना चालू कर देता है, मतलब नारुतो वाली पोज करना चालू कर देता है। तभी हम देखते हैं वहां से आसमान पे एक ही रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। इधर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि वो भी उधर की तरफ ही पहुंच रहा होता है। इधर वो अपने ब्लैक एम्पल्स को देखते हुए बोलता है कि एक दूसरी कैलेमिटी अपीयर हुई है कंस्ट्रक्शन साइट है। वैसे भी ये सभी थ्रेड्स उसी की डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था पहले वो उस कॉम्पस से कुछ रेड कलर के थ्रेड्स उस मम्मी वाले मॉन्स्टर की तरफ ही जा रहे होते हैं। इधर एमसी बोलता है तो फिर ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, सिंस बताना उस लड़की की तरफ दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं आसमान की तरफ से बहुत बड़ा ड्रैगन फेस बादलों को चीरते हुए निकल रहा होता है और अपने मुंह से कुछ रोशनी नीचे की तरफ थ्रो कर देता है जो कि ठीक जाके उस लड़की पे पड़ती है और देखते ही देखते उसके बॉडी पे जो मम्मी का आर्मर था वो धीरे धीरे क्रैक होना चालू हो चुका होता है। वो आसमान में उड़ने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे एमसी का वो थ्रेड उसी की तरफ पहुंच रहा होता है जो कि जाके उसके बॉडी से अटैच हो चुका होता है। इधर उस चीज को एमसी देखते हुए बोलता है क्या वो डिवाइन स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उन्होंने एग्जाइल को भी बुला लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा आखिर इविल कैलेमिटी उससे जाके अटैच क्यों है। तभी वो गौर से उस लड़की को देखता है और बोलता है मैंने इस ब्लैक फिगर को तो कहीं पे देखा है। फिर उसे याद आ चुका होता है कि वो लड़की उसके साइड से एक बाइक से गुजरी थी। तभी उसके पसीने छूट जाते हैं और बोलता है क्या
क्या वो तो मेरे बस साइड से गुजरी थी? क्या ये वही ब्यूटीफुल लड़की है जो कि उस बाइक को राइड कर रही थी? तभी वो अपना गोल्डन ईथर आई यूज करता है, उसे देखना चालू कर देता है। वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि इस इंसान का सोल उस डिमोनिक स्पिरिट से फ्यूज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब वो केवल हाफ ह्यूमन है। तभी वो खुश होते हुए उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देता है और हंसते हुए बोलता है, सच में ये पूरी लाइफ में मेरा एक बार आने वाला चांस है। अब मेरे को कैसे भी उस वर्ल्ड में जाना होगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा समय हो गया मजे किए। और इतना बोलते ही वो भी उसके मौत की तरफ अंदर बढ़ना चालू कर देता है, जिसे देख के बाकी लोग भी पूरी तरह हैरान हो चुके होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। इधर वो मार्क्स वाला बंदा बोलता है कि क्या ये बच्चा पूरी तरह पागल हो चुका है? इधर हमारा एमसी तो फुल अपने मूड में होता है और जाके उसमें एंटर कर जाता है और पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट भी दिखाई जा रही होती है। इधर वो ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की उसे देखते हुए बोलती है, क्या वो अंदर चला गया? हम देखते हैं इधर उस लड़की की झुकी अभी भी शांत होती है। तभी वो ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की उससे बोलती है कि वीक सिस्टर लॉन्ग, क्या आप प्रोटेक्टर से बोल सकती हो कि वो टांका को रिलीज कर दे? वो उसे बताती है कि प्रोटेक्टर्स द्वारा यूज की जाने वाली वो सीक्रेट टेक्निक्स केवल डिमोनिक स्पिरिट्स को ही वैनिश करती है। वो ऐसी जगह है जहाँ से वापस नहीं आया जा सकता। उस इंसान के पहले किसी का भी रिकॉर्ड नहीं था उसमें एंटर करने का। अब मुझे नहीं पता कि इससे कोई बड़ा परिणाम होगा कि नहीं, भले ही वो अब यहाँ वहां से जिंदा वापस लौट के आ जाए। तभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलती है, मैं ये मेक श्योर करूंगी कि मैं उसे टुकड़ों में काट डालूं। वो छोटा बटिंडा कभी मेरी बात नहीं सुनता। तभी वो ब्लॉन्ड हेयर वाली इमोशनल होते हुए बोलती है, तब तो क्या इसका मतलब ये है कि टांका आप कभी? तभी उसे कुछ महसूस होता है, वो ऊपर की तरफ देखना चालू कर देती है। इधर हम देखते हैं कि लॉन्ग अभी भी उसे गालियां दी जा रही होती है। तभी वो ऊपर की तरफ देखती है और यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसमान से वही रोशनी निकल रही होती है, जिसे देख के दो मॉन्स्टर बैठे होते हैं और एक मॉन्स्टर देख के बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि दरवाजा खोल रहा है। तो फिर आज वो दिन आ चुका है जिसके लिए हमने लंबे समय से इंतजार किया था और वो बहुत ही एक्साइटेड होते हुए उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ना चालू कर देता है। पिछले कुछ सालों में मैंने अब तक 3 डिमोनिक स्पिरिट को हंट किया है। अब जब मैं इसके अंदर एंटर कर जाऊंगा तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं पूरे इंटायर सिटी को स्लॉटर कर दूं, लेकिन उन नंगे बूढ़ों से रिवेंज लेने से पहले मैं फ्रीडम फ्रीडम हासिल करना चाहूंगा। और इतना बोलते वो अपनी हाथ उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ाना चालू कर देता है और जैसे वो अपने हाथ को उस तट की तरफ बढ़ाता है उसकी हाथ जलना चालू हो चुकी होती है। और देखें कि जैसे वो लाइट और भी ज्यादा तेज होती है उसका कंकाल उसके बॉडी का पूरा कंकाल बन चुका होता है। यहाँ पे केवल उसका आई बॉल ही बच चुका होता है। वो मरते मरते बोल रहा होता है कि फ्रीडम लगभग मेरे हाथों में ही था। इस सिडवल का डिस्ट्रक्टिव पावर फॉर्मिडेबल है। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है कि जब तक मेरा शरीर का कोई भी अंग मौजूद रहता है तो मैं पुनर्जीवित हो सकता हूँ और अपने पहले वाले स्टेट में वापस आ सकता हूँ। क्योंकि मैं इस बार फेल हो चुका हूँ तो मैं फिर से ट्रेनिंग करूंगा और फिर से ट्राई करूंगा अपने उन स्पेशल एबिलिटीज के साथ। मैं पूरी तरह कंफर्म हूँ कि आगे जाके मैं फ्यूचर में सक्सीड हो ही जाऊंगा। एक दिन मैं केवल इकलौता स्पिरिट होऊंगा, डिमोनिक स्पिरिट होऊंगा जो कि इस हेलिस प्लेस से निकल के बाहर जाएगा। तभी देखती हूँ उसका आईबॉल आके एमसी के फेस से टकरा जाता है। वो जैसे उसकी चिक से टकराता है तो उसको थोड़ा आवाज सुनाई देता है। वो अपने मन में बोलता है, आखिर ये किस तरीके का आवाज है, लगता है कि मेरा ड्रीम टूटने वाला है। तभी हम देखते हैं कि एमसी अपने गाल पे जोरदार तमाचा मारता है जिससे कि वो वहीं पे खत्म हो जाता है। उसका जो लास्ट बॉडी पार्ट था वो भी खत्म हो चुका है, मतलब कि अब वो रिजनरेट नहीं कर सकता। इधर एमसी बोल रहा होता है, आखिर ये क्या था? ये बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग था, क्या ये कोई बता? इधर एमसी उस जमीन पे आके लैंड कर चुका होता है और बोल रहा होता है कि वो लड़की इधर ही कहीं होगी। वो अपने आसपास देखता है और बोलता है, क्या वो इधर नहीं है? अब मेरे से ये मत बोलना कि वो भाग गई। सच में बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी के पीछे हर्षांक से कोई पिग टाइप मॉन्स्टर जंप करते हुए आ चुका होता है। वो उसे बोल रहा था, कुछ नहीं, मैं यहाँ पे ये देखने आया था कि आखिर कौन अनलकी है जो कि यहाँ पे भेज दिया गया है। मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक इंसान को यहाँ पे भेजा जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा लंबा समय हो गया कि जब मैं एक इंसान को खाया था। ये सच में बहुत ही नॉस्टैल्जिक ब्यूटीफुल स्मेल है और उसके मुंह से लार भी टपक रहा होता है। तभी हमसे उसे देखते हुए बोलता है, तो अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये भी पता होगा कि आखिर पहले वाला इंट्रूडर कहाँ पे है ना? और वो एक डेविल सी स्माइल दे रहा होता है। इधर हम देखते हैं उस लेडी को, मतलब लड़की को, जो कि जमीन पे आके पड़ी हुई होती है और उसके फोरहेड से वो स्केलेटन मम्मी वाला आर्मर हट रहा होता है। तभी वो अपने कॉन्शियस में आ चुकी होती है और बोलती है, क्या मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं डिलीवरी के लिए लेट हो जाऊंगी। वो अपने आसपास देखती है और बोलती है कि आखिर मैं कहाँ पे आ चुकी हूँ। मेरे को बस इतना याद है कि मैं डिलीवरी के लिए जा रही थी और मैं किसी चीज से टकरा गई और बेहोश हो गई और जब मैं जगी तो मुझे कुछ फायरवर्क्स जैसा दिखा था। तभी वो कुछ नोटिस करती है और बोलती है, क्या मेरी ये इंजरीज जो कि उस क्रैश से हुए थे, हालांकि मैं अभी थोड़ा सोरनेस फील कर रही हूँ लेकिन मेरी बॉडी पे थोड़ा सा भी इंजरीज का मार नहीं है। और उससे भी ज्यादा आखिर वो कौन है जिसने मेरे को इस जगह पे भेजा है? हम देखते हैं एक छत के ऊपर कोई मॉन्स्टर बैठा हुआ होता है और वो उसी को देख रहा होता है। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने लांछन के एरिया में कभी भी इस तरीके की जगह को नहीं देखा। इधर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो कि उसे देख रहा था वो आके उसे खाने वाला ही होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि उस पीक वाले मॉन्स्टर पे राइड कर रहा होता है। तभी वो पीक वाला मॉन्स्टर बोलता है कि बड़े भाई, मेरे को पता नहीं कि आखिर मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं। तभी एमसी बोलता है कि बोलो। वो पीक वाला मॉन्स्टर बोलता है कि सच में मैं अपने ये दिल की गहराई से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप वहां पे पहुंच भी जाते हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनने वाला, क्योंकि वो ब्लू मून का समय था जब वो इंसान वहां पे अराइव हुआ था। आपने जैसा पहले कहा, उसके कारण यदि उसे मानव इंसान भी मान लिया जाए तो भी ये संभावना है कि उसे डिमोनिक स्पिरिट द्वारा
या उसे डिमोनिक स्पिरिट द्वारा अब तक खा लिया गया होगा और उसका कोई भी बॉडी पार्ट बचा नहीं होगा। तभी उसे और भी ज़्यादा पसीने आने लगते हैं और बोलता है और उससे भी ज़्यादा चीज़ हम देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर पड़े होते हैं। वो बोलता है कि हमारी भी लाइफ अभी खतरे में है। एमसी उससे बोलता है कि अपनी ये फालतू की बातें बंद करो और हंसते हुए बोलता है कि जहाँ जहाँ होती है वहाँ राह होती है। सीन सिर्फ में उस लड़की की तरफ ही दिखाया जाता है। हम देखते हैं जैसे उस मॉन्स्टर ने उसे खाने के लिए आगे बढ़ा होता है, तभी वो लड़की झुकते हुए उसे डॉज कर लेती है। वो भी अपने इस मोमेंट से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और बोल रही होती है कि आखिर मैंने ये कैसे कर लिया। वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलती है कि हाँ, अब समझ में आया। ऐसा लग रहा है कि मैं अब किसी चीज़ से इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। तो वो उस मॉन्स्टर को अच्छे तरीके से देखती है और उसे देख के पागल हो चुकी होती है। वो बोलती है आखिर ये चीज़ क्या है? सच में ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। इधर उसकी बातें सुन के उस मॉन्स्टर के पसीने छूट रहे होते हैं। इधर वो भागती हुई अपने मन में बोल रही होती है क्या क्या उस चीज़ ने मेरे को अभी-अभी खाने की कोशिश की थी। तभी हम देखते हैं वो भागते-भागते किसी जगह पे आके बैठ चुकी होती है और वो उस मॉन्स्टर की तरफ ही देख रही होती है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की पीठ पे कुछ ब्लू सी रोशनी चमक रही होती है और पता नहीं उस लड़की को क्या होता है कि वो अपने फ्लैशबैक में चली जाती है। वो अपने मम्मी-पापा को याद करना चालू कर देती है। वो बोलती है कि वो पहली बार था जब मैं साइकिल से गिरने की वजह से रोई थी। इधर उसकी माँ उसे दिलासा दे रही होती है और बोल रही होती है क्या क्या सच में ये ज़्यादा दर्द कर रहा है? उसका पापा उससे बोल रहा होता है कि लिटिल तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इसे भी और भी बड़ी साइकिल राइड करने में मैनेज कर पाओगी। उसकी माँ बोल रही थी सच में ये तुम्हारे फादर की गलती है कि उन्होंने ठीक से नहीं पकड़ा था। उन्होंने अपने उस साइकिल को छोड़ दिया था। तभी वो अपने हस्बैंड को डाँटना चालू कर देती है और बोलती है सच में तुमको अपनी बेटी से थोड़ा-सा भी प्यार नहीं है। उसका फादर बोल रहा होता है कि देखो यहाँ पे प्यार जताने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं और इसकी लाइफ में भी एक दिन ज़रूर आएगा जो कि जिसके बारे में इसे खुद ही पता करना होगा। वो बोल रहा होता है कि मेरी लिटिल एंड मेरी सबसे ज़्यादा प्रीशियस ट्रेज़र है। पूरी दुनिया में से मैं सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करता हूँ। तभी उसकी वाइफ उससे बोलती है क्या? तो फिर मैं सेकंड प्लेस पे हूँ। मैं वो पहली हूँ जो कि अपनी रैन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। फादर बोलता है तो फिर चलो तुम दोनों मेरे प्रीशियस ट्रेज़र हो। उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे नहीं पता। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अपनी रैन को मैं ही प्यार करती हूँ। वो बोलती है कि उनको इस बात पे आर्ग्यू करता देख कि आखिर उनमें से कौन मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैं केवल अपने हँसी को वहाँ पे रोक नहीं पाई और स्माइल करने लगी। हालाँकि उसके बाद मेरे फादर वो बीमार वो हो गए और वो दूसरी बार था जब मैं रोई थी। उसके बाद मेरे घर पे कमाने वाली इकलौती इंसान मेरी माँ बन गई। दिन भर वो बड़े मेडिकल बिलों का भुगतान करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे और रात में पिताजी की देखभाल। फाइनली 3 साल बाद मेरे फादर का तबीयत ठीक होना चालू हो गया था। यहाँ तक कि वो भी अपना काम करना चालू कर दिए थे और फाइनली मेरी माँ को भी कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं थी और उस टाइम मैं अपने मॉम की तरह रोई नहीं। मैं उनमें ये दिखाना चाहती थी कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ और साथ ही स्ट्रॉन्ग भी, जो कि आगे चल के उनका फ्यूचर में शील्ड बनने वाली है। हालाँकि अच्छे दिन लंबे समय तक नहीं टिके। मेरी डैड की सिकनेस वो दोबारा से चालू हो गई और उसके बाद मेरी स्ट्रॉन्ग और प्यारी माँ दोबारा लंबे समय तक नहीं हँसी। वो दोबारा तब हँसी जब वो एक दूसरे आदमी के साथ जुड़ गई। इधर उसकी मॉम उसे बोल रही थी कि लिटिल रैन अभी अपनी मम्मी को फॉलो करो। अगर हम लोग ऐसे ही तुम्हारे फादर को केयर करते रहे तो हम लोग थकान की वजह से ही मारे जाएँगे। इधर लिटिल रैन रोते हुए बोल रही होती है उसे कि नहीं, मुझे डैड की ज़रूरत है और मैं डैडी के साथ रहना चाहती हूँ। इधर हम देखते हैं कि उसकी माँ एक बंदे के साथ जा रही होती है। इधर उसका फादर बस उसे खड़ा होकर देख रहा होता है जाते हुए और लिटिल रैन उससे रोते हुए बोल रही थी फादर प्लीज़ मम्मी को रोकिए। प्लीज़ आप उन्हें कैसे भी रोक लीजिए। मैं डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी जिससे कि मैं आपके सिकनेस को ट्रिक करने के लिए पैसे जुटा पाऊँगी। फिर वो बताती है कि वो तीसरी बार था जब मैं वो उतना ज़्यादा रोई थी और फिर वो बताती है कि माँ के जाने के 1 साल बाद मेरे फादर वो भी गुज़र गए और वो आखिरी बार था जब मैं रोई थी। और उसके बाद से मैं अपने मॉम से और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगी क्योंकि वो फादर के फ्यूनरल पे एक बार भी अपीयर नहीं हुई। फॉर्च्यूनेटली मेरे फादर के बहुत सारे बहन और भाई थे एट द वेरी लीस्ट, लेकिन मेरे को कहीं पे ठिकाना मिल चुका था और बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सभी मेरे को अपनी माँ के साथ रहने के लिए भेज देंगे। और जब हम एक दूसरे से मिले तब उन्होंने एक कुछ ऐसा शब्द बोला जो कि मैं पूरे लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती। वो बोल रही होती कि यहाँ आने से पहले मैंने अपने रिश्तेदारों से सुना था कि जिस कंपनी में वो उनका वर्तमान में पति काम कर रहा था वो पूरी तरह दिवालिया हो गया था, जिसके कारण उन्हें अपने कर्ज से बचने के लिए दूसरी सिटी में रिलोकेट होना पड़ा। वो पहले से भी और भी ज्यादा कमजोर और दुबली-पतली दिख रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा सफर किया है और उनको इस हालत में देखने के बाद मेरी पूरी हेट्रेड पूरी तरह डिसअपियर हो चुकी थी और मैं बस केवल उन्हें मिस कर रही थी। मैं उनसे कभी भी कुछ नहीं चाहती थी। मैं बस ये विश कर रही थी कि वो थोड़ा-सा रिग्रेट करे कि आखिर उन्होंने हमें क्यों छोड़ के गया और थोड़ा-सा रोए और आके मुझे हग करे। हालाँकि वहाँ यहाँ पे उन्होंने केवल एक ही सेंटेंस बोला। उसकी माँ उससे बोल रही होती है कि अपने घर जाओ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें पालने के लिए। उनका ये सेंटेंस बोलने के बाद मैं पूरी तरह भूल चुकी थी कि आखिर उनका चेहरा किस तरीके से दिखता था। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इतनी बार दिल टूटने के बाद और इतनी ज़्यादा दुःख महसूस करने के बावजूद मैं उस समय रो नहीं पाई।
उस समय केवल एक ही चीज था जो कि मैं महसूस कर पा रही थी, वो थी दर्द भरी चुभन। वो अपने चेस्ट को पकड़ के वहां पे खड़ी हुई होती है। उसके बाद फिर मेरे को समझ में आया कि इस बड़े लोगों वाली दुनिया में प्यार और काइंडशिप के अलावा और भी कुछ है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यार और काइंडशिप से भी कोई बड़ी चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मनी। और उसी दिन से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पैसे कमाने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। और एक दिन मैं उस वूमे को रिग्रेट फील कराऊंगी कि आखिर वो हमें क्यों छोड़ के गई। और उस दिन मैंने कसम खाई कि उस दिन के बाद मैं कभी भी आंसू नहीं बहाऊंगी। मैंने अपने 15 साल की उम्र से ही काम करना चालू कर दिया था। पैसे कमाने के लिए अपने रिश्तेदारों के बेइज्जती और गुस्से की परवाह ना करते हुए मैं उनके घरों में रह रही थी। यहाँ तक कि मैंने ये भी सीखा कि आखिर खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। अक्सर दिन में मैं 10 घंटे से भी ज्यादा काम करती थी और मेरे पास केवल एक रोटी बनाने का ही समय रहता था। और हर एक रात सोने के समय थकान महसूस करने के बावजूद मैं अपने बैंक अकाउंट को देख के खुश हो जाया करती थी। हालांकि अब तक मैंने जो भी कुछ किया वो क्या सचमुच सार्थक रहा? भले ही मैं यहाँ पे बहुत सारे पैसे कमा लूं और उस औरत को रिग्रेट फील कराने में मजबूर कर दूं, लेकिन उसके बाद क्या? मैं फिर भी अकेली रहूंगी। ना कोई फैमिली, ना कोई दोस्त, ना ही कोई सपना। एग्जैक्टली आखिर मैं जी ही क्यों रही हूँ और किस लिए? भले मैं इस वक्त इस दुनिया से पूरी तरह डिसअपेयर हो जाऊं, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं होगा जो मेरे बारे में चिंता करेगा। यहाँ पे कोई नहीं है जिसको मेरे जीने और मरने से मतलब हो। इतना बोलते वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और वो मॉन्स्टर उसी की तरफ बढ़ रहा होता है अपना मुंह को खोले हुए और उसे खाने के लिए। तभी हम देखते हैं एक पंच आकर डायरेक्ट उसके थोबड़े पे लगता है और वो मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं कि ये हमारा एमसी होता है और हाँ, अपने एमसी का नाम कांग है। वो हंसते हुए रैन से बोलता है, तो तुम जिंदा हो, सच में ये अच्छी बात है। वो उससे बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें सेव करने के लिए आया हूँ। केवल बस इतना सुनते ही वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जोर जोर से रोना चालू कर देती है, क्योंकि सच में इस लड़की ने बहुत ही ज्यादा सफर किया है। क्योंकि इसकी स्टोरी को सुनकर मेरे को भी बहुत ही ज्यादा सैड फील हो रहा था। तभी कांग मुझसे बोलता है कि तुम फिर क्यों रो रही हो। इधर हम देखते हैं उस पीक वाले मॉन्स्टर को जो कि अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से निकल लेना चाहिए। तभी एमसी आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि आखिर मेरे को ये महसूस क्यों हो रहा है कि जो दरवाजा खुला हुआ है वो श्रिंक हो रहा है। इधर हम देखते हैं कि वो पिक बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कांग उससे बोलता है कि हे पिक, आखिर वो गेट कब तक के लिए खुला रहेगा? वो घबराते और डरते हुए उसको बोल रहा होता है कि लगभग लगभग 1 कप चाय बनाने के आधे समय तक। कांग बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अब केवल 2 मिनट है यहाँ पे खेलने के लिए। इधर वो पहले वाला मॉन्स्टर पीछे की तरफ धीरे धीरे जा रहा होता है। तभी एमसी भी उसे नोटिस कर लेता है। हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का पीठ फिर से चमक जाता है। तभी इधर पिक वाला मॉन्स्टर भी खुश हो जाता है और बोलता है कि बहुत ही अच्छा हुआ, अब वो फंस चुका है। उस क्रीचर के पीठ पे बना वो फ्लावर पैटर्न एक फैटल इल्यूजन कास्ट करता है, जिससे कि लोग उसके इल्यूजन में गिर जाते हैं और फिर एक पेनफुल और टेरिफाइंग मेमोरी को फील करते हैं। अपने फाइट करने की एबिलिटी को पूरी तरह खो देने के बाद वो उसके द्वारा पूरी तरह डिवावर कर लिया जाएगा। इधर हम देखते हैं उस क्रीचर को जो कि उसे खाने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी कांग घुमा के एक चाटा उसके गाल के नीचे दे देता है। वो उससे बोल रहा होता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और गुस्से में आते हुए अपना एक मुक्का मारते हुए उसे हवा में उड़ा देता है। तुम डिस्गस्टिंग क्रीचर, अब मेरे मुंह के सामने अपना भाप फेंकना बंद करो। इस चीज को देख के तो वो सोर पूरी तरह ब्लैंक हो चुका होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई भी पेनफुल और टेरिफाइंग मेमोरीज नहीं हो। तभी उन दोनों को कुछ रंबलिंग की आवाज सुनाई देती है। तभी कांग उस लड़की से बोलता है, हे घर, मेरे पीछे ही खड़ी रहना और हिलने की कोशिश मत करना, अब मेरे एंटरटेनमेंट का समय आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने हाथों को उंगलियों को बजाना चालू कर देता है और उसकी हाथ ग्लो करना चालू कर देते हैं। वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि रियल वर्ल्ड में मुझे इस मूव को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा लिमिट में रहना पड़ता है, क्योंकि ये मूव बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। हालांकि यहाँ मैं वो हर चीज कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। हम देखते हैं कि उसके फेस पे बहुत ही अलग से पैटर्न अपीयर हो चुके होते हैं और देखने में वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं अपने हाथों में एनर्जी बनाते हुए कुछ एनर्जी की बॉल उन सभी मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है, जो कि जाके ठीक उन मॉन्स्टर से जाके हिट हो जाते हैं और जोरदार लाइटनिंग धमाका क्रिएट कर देते हैं। और उन सभी मॉन्स्टर के बीच में वो लाइटनिंग पूरी तरह फैल चुकी होती है। हमें दूर से दिखाया जाता है उस लाइटनिंग के इफेक्ट को। इधर वो सभी के सभी मॉन्स्टर लाइटिंग से हिट होने के बाद नीचे की तरफ गिरे जा रहे होते हैं। कांग बोलता है, अब जाके मेरे को संतुष्टि मिली। तभी वो हंसते हुए रैन से बोलता है, तो फिर चलो अब चलते हैं। रैन भी अपने आंसू भरी निगाहों से केवल उसे घूरे जा रही होती है। तभी कांग उसके पास जाता है और उसके फेस को देखते हुए बोलता है, अगर तुम्हें थोड़ा और नजदीक से देखा जाए तो तुम थोड़ा क्यूट भी हो। तभी हम देखें कि उसको वो अपने गोदी में उठा लेता है। वो घबराते हुए उससे बोल रही थी कि आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। कांग उससे बोलता है कि मुझे टाइटली पकड़ लो। तभी हम देखते हैं वो अपने बोरोविंड नाम का टेक्निक का यूज करता है और वो आसमान की तरफ उसी गेट की तरफ जाना चालू कर देता है, जो कि धीरे धीरे क्लोज हो रहा था। रैन बोल रही होती, सच में बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। कांग बोलता है, सच में तुम मुझे को अब और भी ज्यादा टाइटली हक कर रही हो। इधर वो पिग उस बंदे को मतलब कांग को देखते हुए बोल रहा होता है, क्या वो सच में विंड ऑफ तलिस्मान टेक्निक को अपने पैरों में एक्टिवेट कर पाया? आमतौर पर बोला जाए तो वो इंसान जो कि
सीक्रेट ऑफ डाओइज्म को कल्टीवेट करते हैं, वो तलिस्मान में अपने ऑरा को चैनल करते हैं, जिससे कि वो तलिस्मान उनकी टेक्निक और स्किल का एक मीडियम बन जाता है। अगर कोई एक तलिस्मान के ऊपर भी मास्टरी कंप्लीट कर लेता है तो उसे बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग कंसीडर किया जाता है। हालांकि इसने अभी अभी लाइटनिंग तलिस्मान टेक्निक यूज किया और दूसरा विंड तलिस्मान टेक्निक, जो कि दोनों अलग अलग एलिमेंट वाले हैं, और उससे भी ज्यादा इसने यहाँ पे तलिस्मान को अपने मीडियम के तौर पे यूज भी नहीं किया, जिससे कि वो उन टेक्निक्स को डिस्प्ले कर पाए। आखिर किस तरीके से उसने ऐसा कुछ किया। इधर कांग बड़ी ही मुश्किल से आसमान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि रैन ने उसे बहुत ही ज्यादा टाइटली हक किया हुआ होता है क्योंकि रैन ने उसे बहुत ही ज्यादा टाइटली हक किया हुआ होता है। इधर कुछ क्रीचर्स उसे आसमान में उस गेट की तरफ उड़ते हुए देख रहे होते हैं। तभी एक क्रीचर अपने हायर अप से बोलता है, क्या मुझे उसके बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। दूसरा क्रीचर बोलता है कि नहीं, और सीरियस टोन में उन सबसे बोलता है, किसी को भी हमारे लॉर्ड के पास से अपने एक कदम हिलाने की भी अनुमति नहीं है। हम देखते हैं कि एक सर कटा हुआ क्रीचर एक एम्बर टाइप चीज में बैठा हुआ होता है और शायद ये इसी को अपना लॉर्ड बोल रहा है। तभी सीन बाहर की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उस ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की को, जो कि लॉन्ग से बोलती है कि सिस्टर लॉन्ग उधर की तरफ देखिए। हम देखते हैं उस पोर्टल से एमसी अपना हाथ निकाल रहा होता है और फिर अपनी पूरी बॉडी को भी निकाल लिया होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी होती है, क्योंकि रैन ने उसे इतना टाइटली हग किया होता है। तभी रैन कुछ महसूस करती है और उसका आंख काला होना चालू हो चुका होता है। और साथ ही साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म भी होता है। और अगर आपको जल्द से जल्द वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 500 लाइक्स कंप्लीट करा दो। वैसे जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, जाते जाते ये बताते जाना कि वीडियो कैसी थी और रैन की आपकी बैक स्टोरी कैसी लगी। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।